अध्याय 71 उदासीनता और जुनून। वे आगे बढ़े। इस बार जब वे गांवों के पास पहुंचे तो वहां अभी भी लोग थे, जिससे झाओ को राहत मिली। लेकिन ग्रामीणों को देखकर झाओ के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। सच कहें तो छठे स्तर के काले जादूगर हालांकि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मेरिन ग्रीन जैसे असली ताकतवर लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। मेरिन की नजरों में वे साधारण लोग चींटियों के समान थे, और वह एक ऐसी देवी थी जिसे उन्हें मारने की पूरी आजादी थी। झाओ जानता था कि अगर अंतरिक्ष का अस्तित्व न होता तो शक्तिशाली लोगों की नजर में वह आम लोगों से अलग नहीं होता। वह एक चींटी जैसा था। वह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने शून्यता का जल पी लिया, इसलिए वह जादू या मार्शल आर्ट नहीं सीख सका। अब उसके पास भरोसा करने के लिए केवल अंतरिक्ष ही एकमात्र सहारा बचा था। लेकिन झाओ समझ गया था कि सुखमय जीवन जीना आसान नहीं होता। मुसीबतों से बचने की कोशिश करने का मतलब यह नहीं कि वे आप पर नहीं आएंगी। अगर आप स्थिर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास अपने जीवन को स्थिर बनाए रखने की क्षमता हो। शक्ति। जन्म के बाद से यह पहली बार था जब झाओ को शक्ति की इतनी तीव्र इच्छा महसूस हुई। दुर्भाग्यवश उसके पास अपनी शक्ति बढ़ाने का कोई साधन नहीं था। वह जगह अद्भुत थी, लेकिन उसमें आक्रमण करने की शक्ति की कमी थी। हालांकि वह कुछ मरे हुओं को अपने उद्देश्यों के लिए काबू में करने में सक्षम था, लेकिन वह मरे हुओं को इकट्ठा करने के लिए दलदल में नहीं जा सकता था। ऐसा करना मौत को दावत देने जैसा था। झाओ को आज भी वह दिन साफ याद था जब वह किले की दीवारों पर खड़ा था और दलदल से निकले मरे हुओं की भारी संख्या को देखकर दंग रह गया था। अगर आपके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं है तो आप शांति से कैसे जी सकते हैं? इसका केवल एक ही जवाब है, ऐसी जगह ढूंढें जहां लोग आपको ढूंढ न सकें। ब्लैक वेस्ट एक अच्छा विकल्प था। जमीन की बनावट के कारण यह एक ऐसी जगह थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन एक समस्या ने बुडा कबीले को मुश्किल में डाल दिया। दूसरे लोग शायद उन पर ध्यान न दें, लेकिन वे पुराने रईस जरूर देंगे। अगर वे चाहते हैं कि लोग उन पर ध्यान न दें तो उन्हें कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा, वरना वे झाओ और बुडा कबीले के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। लेकिन झाओ के दिमाग में एकमात्र उपाय यही आया कि वह अपने स्थानिक फार्म के स्तर को थोड़ा तेजी से बढ़ाए। जैसे ही उसके स्थान का स्तर 10 से ऊपर हो जाएगा, वह एक फार्म खोल सकेगा। एक बार जब वह अपने खेत में कई प्रकार के पौधे इकट्ठा कर लेगा तो वह अपने क्षेत्र का स्तर बढ़ा सकता है और एक पशुपालन फार्म खोल सकता है। फिर जल्द ही वह आक महाद्वीप से जानवरों को उस क्षेत्र में ला सकेगा। यदि ऐसा होता है तो कुछ आध्यात्मिक जीवों को वश में करने के बाद इससे उसकी शक्ति में और वृद्धि होगी। दरअसल ब्लैक वेस्ट में रहते हुए झाओ ने अपने स्थान में आध्यात्मिक प्राणियों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ये स्पष्ट था कि फिलहाल ये स्थान आध्यात्मिक प्राणियों को संग्रहित नहीं कर सकता। उसे अपना फार्म खोलने के बाद ही यह काम करना होगा। लेवल। अगर आप कम लेवल पर गेम खेलेंगे तो हर जगह आपको परेशान किया जाएगा। बस देखते रहिए जब मेरा लेवल काफी ऊंचा हो जाएगा। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए उसका साथी शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में वे कई कस्बों से गुजरे, लेकिन झाओ उन कस्बों में नहीं गया क्योंकि उन्हें शहर के बाहर एक सुनसान जगह चाहिए थी जहां वे रात भर छिप सके। हालांकि हाल ही में झाओ ने ग्रीन को उन कस्बों में भेजा ताकि वह वहां के लोगों की जानकारी को बेहतर ढंग से समझ सके। अमर भाड़े के सैनिकों का समूह इतना बड़ा था कि लोगों के लिए इसके बारे में न सुनना असंभव था। परिणाम झाओ की उम्मीदों के विपरीत था। उसने सोचा था कि यह बहुत गंभीर मामला होगा, आखिर इतने सारे ग्रामीणों की मौत हो चुकी थी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इस तरह की खबर इतनी आम हो जाएगी। जब परसेल डची को अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के कारनामों के बारे में पता चला तो उन्होंने गांवों की जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर गुलामों को उस पर खेती करने के लिए भेज दिया। ग्रीन की बातें सुनकर झाओ को थोड़ी बेहोशी सी महसूस हुई। पहली बार उसे समझ आया कि महाद्वीप में कुलीन वर्ग के पास कितनी शक्ति है। उन आम लोगों की जिंदगी और मौत का उन रईसों को कोई महत्व ही नहीं था। शायद वे किसी समय उन आम लोगों को मारना भी चाहते थे ताकि वे अपनी जमीन बढ़ा सकें। झाओ ने बेबसी भरी मुस्कान दी। वह अभी तक इस दुनिया के विचारों और धारणाओं के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाया था। शायद उन रईसों की नज़र में आम लोग और गुलाम इंसान नहीं थे, लेकिन झाओ की नज़र में गुलाम भी एक इंसान था। हालांकि परसेल कबीले ने मरे हुए भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा मारे गए आम लोगों के साथ बेहद निर्मम व्यवहार किया, लेकिन माकी के काफिले पर हुए हमले के प्रति उनका रवैया बेहद भावुक था। जब उन्हें पता चला कि माकी कबीले के सदस्यों पर हमला हुआ है तो स्वयं ग्रैंड ड्यूक शोक व्यक्त करने के लिए आए। इसके अलावा एक और बात थी जो झाओ ने सुनी थी। एक उन्नत काले जादूगर के रूप में झाओ की पहचान उजागर हो चुकी थी और अब ये बात हर जगह फैल रही थी। ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक था, इसलिए परसेल कबीला झाओ पर विशेष ध्यान दे रहा था। बेशक ये महज अफवाहें थीं जो ग्रीन ने व्यापारियों और भाड़े के सैनिकों से सुनी थी, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता, इसलिए ये सच भी हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। जब परसेल रियासत में अचानक एक उन्नत काला जादूगर प्रकट होता है तो जाहिर है कि परसेल कबीला उस पर ध्यान देगा। यही वो नतीजा था जो झाओ देखना चाहता था। परसेल कबीले की नज़र उन पर पड़ने से उन्हें काफी परेशानी हो सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर यह अच्छी बात थी। अगर वे झाओ की काला जादूगर के रूप में पहचान पर ध्यान केंद्रित करते तो इससे उसकी आदम की पहचान और मजबूत हो जाती। इन दिनों झाओ ने पाया कि उनके आसपास हमेशा भाड़े के सैनिक और साहसी लोग मौजूद रहते थे। वह जानता था कि वे निगरानी के लिए वहां मौजूद थे। वे सड़क पर ज्यादा दिखाई नहीं देते थे, लेकिन रात में जब झाओ अपने मरे हुए साथियों को बाहर छोड़कर उस जगह में प्रवेश करता था तो वे उन पर नजर रखते थे।
झाओ को यह नहीं पता था कि उन पर नजर रखने वाले लोग उनसे बेहद ईर्ष्या करते थे। महाद्वीप में हालांकि बहुत सारे काले जादूगर थे, लेकिन मरे हुओं को बुलाने वाले तांत्रिक बहुत कम थे। अगर वे मरे हुओं को बुला भी सकते थे तो वे सिर्फ कंकाल या ज़ॉम्बी होते, जो मरे हुओं की सबसे निचली श्रेणी होती थी। और यह बात तो अलग है कि वे किसी कंकाल पर सवारी तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वे यही कर सकते थे कि कुछ कंकाल उन्हें पालकी में बिठाकर ले जाएं। हालांकि एक नेक्रोमेंसर सबसे निचले स्तर के मरे हुओं को बुला सकता था, लेकिन जाओ द्वारा बुलाए गए कंकालनुमा मरे हुओं से यह बिल्कुल अलग था। गहरा हरा रंग, भयानक हड्डियों के नुकीले हिस्से और उसकी तेज गति उसकी शक्ति को इस हद तक दर्शाती थी कि जाओ पर नजर रख रहे लोग भयभीत हो गए। वे वास्तव में ये जानना चाहते थे कि जाओ ने इस मरे हुए को बनाने के लिए किस आत्मा राक्षस को मारा होगा। नेक्रोमेंसरों को आमतौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से एक प्रकार सीधे अलौकिक सतह से किसी मरे हुए प्राणी को बुला सकता है, लेकिन इस प्रकार का आह्वान संयोग पर आधारित होता है, जिसका अर्थ है कि यदि आप किसी कंकाल को बुलाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको अचानक एक ज़ोंबी मिल जाए। उस स्तर पर आपको क्या मिलेगा यह आप निश्चित नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंकाल को लड़ाई के लिए बुलाना चाहते हैं तो आप शायद एक भूरे रंग के कंकाल की मूर्ति का नाम लेंगे। इस तरह की चीज जिसके पैर भी नहीं है वह लड़ भी नहीं सकती। ये सबसे निचले स्तर की है, बिल्कुल खरपतवार की तरह। इसमें कोई आक्रमण शक्ति नहीं है और अन्य मरे हुए प्राणियों के लिए पोषण के अलावा इसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि मरे हुओं को बुलाना ही नेक्रोमेंसरों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जादू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार का जादू कम मेहनत वाला होता है, यहाँ तक कि एक निम्न स्तर का नेक्रोमेंसर भी इसका कई बार उपयोग कर सकता है। बेशक जादूगर का स्तर जितना ऊंचा होगा, जादू उतना ही शक्तिशाली होगा और इसलिए वे उच्च स्तर के अंधकार में प्राणियों को भी बुलाने में सक्षम होंगे। अनुवादक की टिप्पणी, इसका सही अनुवाद डार्क समरनर है, लेकिन मैंने इसे बदलकर नेक्रोमेंसर कर दिया है। अनुवादक की टिप्पणी #2 एक्टोपिक सतह शायद किसी अन्य आयाम का नाम है जहां से आप मरे हुओं को बुला सकते हैं। मुझे नहीं पता कि एक्टोपिक का क्या अर्थ है। जब मैं इसे गूगल पर खोजता हूं तो मुझे केवल योनि की वैज्ञानिक तस्वीरें ही मिलती हैं। अनुवादक की टिप्पणी #3 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 72 भूदृश्य। हालांकि मरे हुओं को बुलाने की इस विधि में एक बहुत बड़ी घातक खामी थी, समय। यदि आप अलौकिक सतह से मरे हुओं को बुलाते हैं तो उनकी उपस्थिति आग महाद्वीप पर एक निश्चित समय सीमा तक ही रह सकती है। ये समय सीमा जादूगर के स्तर और बुलाए गए अंधकार में प्राणी के स्तर पर निर्भर करती है। सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त शक्तिशाली जादू से आप एक उच्च स्तरीय एंडेड को बुला सकते थे और उसे आग महाद्वीप पर लंबे समय तक रख सकते थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में समय सीमा कम होती थी। एक अपवाद था, अगर आप किसी शक्तिशाली अंधकार में प्राणी को बुलाते और इसके लिए आपको कुछ जीवन शक्ति खर्च करनी पड़ती तो आप उस प्राणी को आग महाद्वीप पर लंबे समय तक रख सकते थे। लेकिन आमतौर पर नेक्रोमेंसर इस तरह की विधि का उपयोग करके अलौकिक सतह से उच्च स्तर के मरे हुए प्राणियों को बुलाना नहीं चाहते थे। इसका कारण ये था कि प्राणी का स्तर जितना ऊंचा होता उतनी ही अधिक जीवन शक्ति की आवश्यकता होती। अगर आप उसे लंबे समय तक आग महाद्वीप पर रखना चाहते तो ये सरासर लापरवाही थी। नेक्रोमेंसरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी विधि वही थी जो अमर भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, यानी अपने खुद के मरे हुए लोगों को बनाना। जब तक जादूगर किसी व्यक्ति या आत्मा रूपी प्राणी को मार डालता तब तक वह उसे एक मरे हुए प्राणी में बदल सकता था। हालांकि ये तरीका वास्तव में उपयुक्त नहीं था क्योंकि किसी भी चीज को मरे हुए प्राणी में बदलने से उसका स्तर बहुत कम हो जाता था। ठीक इसी वजह से झाओ पर नजर रखने वाले लोग हैरान थे। अगर उस मरे हुए प्राणी को अलौकिक सतह से बुलाया गया था तो उसे अब तक वापस चले जाना चाहिए था। एलियन की युद्ध क्षमता को देखकर वे यही अनुमान लगा सकते थे कि उसमें अपार शक्ति थी। तो अगर यह मरे हुए प्राणी को कृत्रिम रूप से बनाया गया था तो मारे जाने से पहले उसका स्तर कितना ऊंचा रहा होगा। वे सब असमंजस में थे। सामान्य परिस्थितियों में एक जादूगर केवल निम्न स्तर के मरे हुए प्राणियों का ही निर्माण कर सकता था। यदि वे उन्नत स्तर के मरे हुए प्राणियों का निर्माण करना चाहते तो उन्हें अपनी जीवन शक्ति का बलिदान देना पड़ता। यदि वह काला जादूगर इतने उन्नत स्तर के हरे रंग के मरे हुए प्राणी का निर्माण करने में सक्षम था तो वह अभी भी जीवित क्यों था। आग महाद्वीप विशाल था, लेकिन वहां ऐसे स्थान बहुत कम थे जहां से मरे हुए जीव उत्पन्न हो सकते थे। वास्तव में पूरे महाद्वीप में केवल 2 ही कुख्यात और भयंकर स्थान थे जहां से मरे हुए जीव उत्पन्न हो सकते थे, कैरियन दलदल और डीप मैजिक। ये दोनों स्थान 5 निश्चित क्षेत्रों में से थे। पिछली शताब्दी में कोई भी इन दोनों स्थानों से जीवित नहीं निकल पाया था और पिछले 1000 वर्षों में जो लोग जीवित निकल पाए वे अगले 5 वर्षों के भीतर ही मर गए। इसी कारण कैरियन स्वैम्प और डीप मैजिक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिए गए। कोई भी साहसी व्यक्ति वहां नहीं जाता था क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता था। यही कारण था कि झाओ ने अपने मरे हुए साथियों को खुलेआम बाहर छोड़ दिया था। वह मोंटेनेग्रो किले में प्रकट हुआ था और कोई इसे सड़े हुए शवों से भरे दलदल से जोड़ सकता था। इस तरह झाओ को दलदल में जाने की हिम्मत करने वाले काले जादूगर के रूप में जाना जाता, जिससे उसका संबंध एडम की पहचान से नहीं जुड़ता। अगले दिन झाओ की प्रगति बहुत धीमी थी, बल्कि यह कहा जा सकता है कि वह धीमे चल रहे थे, लेकिन झाओ ने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर उन्हें माँ की कंपनी के साथ सहयोग चाहिए था तो उन्हें निश्चित रूप से किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ काम करना होगा और लॉरा इसके लिए सबसे उपयुक्त थी। हालांकि वह अभी तक मोंटेनेग्रो किले से वापस नहीं आई थी, इसलिए झाओ उनसे पहले कासा शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी।
उन्होंने इसकी चिंता नहीं की और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ग्रीन पहले ही कासा शहर की ओर निकल चुका था। इस समय ग्रीन के पूरे कवच को पहने हुए मरे हुए व्यक्ति के सिर पर सवार व्यक्ति गुलामों में से एक था। ग्रीन एक छोटी सी संपत्ति खरीदने और कुछ प्रारंभिक कार्य करने के लिए कासा शहर गया था। जब ग्रीन ने ये सब काम किए तो सबकी निगाहें झाओ पर टिकी थी, इसलिए किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। बेशक ग्रीन के बिना भी झाओ को रास्ता नहीं भटकना पड़ा, क्योंकि उसके लिए एक नक्शा बनाया गया था जिसमें इलाके और अन्य रास्ते दिखाए गए थे। इस दुनिया के बारे में उसकी समझ बहुत कम थी, लेकिन वह अपने घर के आसपास के वातावरण के बारे में और अधिक जानना चाहता था। हालांकि फिलहाल उसे अपनी असुरक्षा पर ध्यान देना था। ग्रीन के न होने से झाओ को और भी सावधान रहना पड़ा। उसे डर था कि कोई उन पर हमला करने की कोशिश न करे, क्योंकि अब उनके पास लड़ने के लिए केवल मेरिन ही बची थी, इसलिए उनकी लड़ने की शक्ति लगभग आधी हो गई थी। लेकिन असल में झाओ कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। एक काले जादूगर के रूप में उसकी पहचान पर किसी को शक करने की हिम्मत नहीं थी, कोई उसे चिढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता था, खासकर जब उन्होंने उस मरे हुए प्राणी को देखा। ये कहा जा सकता है कि झाओ ने साधारण भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों के विरुद्ध काले जादूगरों के प्रतिरोध को कम आंका था। वे एक शक्तिशाली योद्धा को नाराज करना पसंद करेंगे, लेकिन एक काले जादूगर को नहीं। यदि आप किसी योद्धा को नाराज करते हैं तो वह आपको मार डालेगा, लेकिन यदि आप किसी काले जादूगर को नाराज करते हैं तो संभवतः आपको यातना देकर मार डाला जाएगा, और फिर आप एक ऐसे अमर प्राणी बन जाएंगे जो हमेशा के लिए उनके लिए लड़ता रहेगा। साहसी और भाड़े के सैनिक मौत से नहीं डरते थे, लेकिन वे मरे हुए में तब्दील होने के बजाय अपने शरीर को आत्मा राक्षसों द्वारा खाए जाने को प्राथमिकता देते थे। इसी कारण वे किसी काले जादूगर को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, खासकर ऐसे जादूगर को जो इतनी ताकतवर चीज को बुला सकता हो। हालांकि झाओ बहुत तेज गति से नहीं चल रहा था, फिर भी उसने पूरे परसेल डची का ध्यान आकर्षित कर लिया था। चाहे रास्ते में उनका सामना किसी कारवां से हो या किसी आम राहगीर से, वे सबका ध्यान अपनी ओर खींचते थे, भले ही इसका कारण अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ उनकी लड़ाई की अफवाहें ही क्यों न हो। अमर भाड़े के सैनिकों का समूह इतना प्रसिद्ध था कि कोई भी उनके अस्तित्व को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था। अब उन्हें पता चला कि झाओ अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के खिलाफ युद्ध में गया था, लेकिन वह उनके हाथों मारा नहीं गया। इससे बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि झाओ ने सचमुच पूरे समूह को पकड़ लिया होगा। उनके विचार में अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को हराना असंभव था। वे कई लड़ाइयों से कई बार बिना किसी नुकसान के बच निकले थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने शिन्या कबीले के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लगभग नष्ट हो गए, तब भी वे शक्ति में लगभग कोई नुकसान किए बिना बच निकले। इसलिए भले ही झाओ युद्ध में शक्तिशाली था, किसी को विश्वास नहीं था कि वह अमर भाड़े के सैनिकों के समूह की ताकत का मुकाबला कर पाएगा। अब सभी लोग झाओ पर नजर रख रहे थे कि अमर भाड़े के सैनिकों का समूह कब जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन सभी बेहद निराश हुए। झाओ शांतिपूर्वक अपने रास्ते पर चल रहा था, मानो अमर भाड़े के सैनिकों का समूह वहां मौजूद ही न हो। झाओ को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जो अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के तौर तरीकों से बिल्कुल अलग था। परसेल रियासत में सभी की निगाहों के सामने झाओ बिना किसी हड़बड़ी के आराम से कासा शहर की ओर बढ़ रहा था, मानो वह परिदृश्य का ही एक हिस्सा बन गया हो। वे सभी हैरान थे, लेकिन अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए झाओ को सबकी निगाहें अपने ऊपर रखनी थी और बुड्ढा कबीले पर किसी का ध्यान नहीं जाने देना था। साथ ही वह ये भी नहीं चाहता था कि किसी को इस बात का पता चले कि कासा शहर के बाहर एक छोटे से पहाड़ पर बने एक छोटे से महल में 100 सोने के सिक्के बदले जा रहे थे। ये छोटा सा महल मूल रूप से एक व्यापारी द्वारा कासा शहर के बाहरी पहाड़ों में स्थित एक दूरस्थ पहाड़ी पर बनवाया गया था। यह एक बंजर पहाड़ी थी जहां कुछ भी नहीं उगता था। इसकी एकमात्र प्रशंसनीय बात यह थी कि यह संपत्ति एक स्पा के चारों ओर बनी हुई थी। जाहिर है व्यापारी इस छोटे से एस्टेट को एक गर्म पानी के झरने वाले स्थान के रूप में विकसित करना चाहता था, जहां लोग छुट्टियां बिता सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश बाद में वह दिवालिया हो गया। एस्टेट बहुत दूर स्थित होने के कारण कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। जब ग्रीन को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत इसे खरीदने के लिए 100 सोने के सिक्के जमा कर दिए। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 73 कासा शहर के बाहर। ग्रीन ने इस छोटे पहाड़ को चुनने का कारण ये था कि पहला, यहाँ रहना सस्ता था। हवेली और जिस पहाड़ी पर वह स्थित थी उसे खरीदने के लिए केवल 100 सोने के सिक्के ही देने पड़े। दूसरा, ये कासा शहर के पास था। एक साधारण गाड़ी से भी शहर पहुंचने में केवल 2 दिन लगते थे। मूली पहुंचाने और वापस आने की 4 दिन की यात्रा पूरी तरह से संभव थी। और तीसरा, ये बहुत ही एकांत जगह थी। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। कासा शहर के पास की पहाड़ियों में लगभग हर जागीर में किसी न किसी प्रकार का आलीशान घर होता था जो एक अवकाश स्थल के रूप में कार्य करता था। यह उन जागीरों के लिए आय के कई स्रोतों में से एक था। इस कारण से जागीर खरीदना बहुत सामान्य बात थी, इसलिए कोई उन पर ध्यान नहीं देता था। ग्रीन ने हवेली खरीदने के बाद तुरंत कासा शहर जाकर जानकारी जुटाने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि काले जादूगर के अचानक प्रकट होने पर परसेल कबीले का क्या रवैया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह शहर में कीमतों का पता लगाना चाहता था। फिलहाल उनके पास पैसे लगभग खत्म हो रहे थे, 50 से भी कम सोने के सिक्के बचे थे, और अगर उन्हें अपनी मूली बेचनी थी तो उन्हें लौरा के वापस आने तक इंतजार करना पड़ता। 50 सोने के सिक्के, हालांकि आम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उनके लिए यह बहुत कम थी।
कासा जैसे बड़े शहर में हर चीज महंगी होती है। उन्हें डर था कि 50 सोने के सिक्के उनके लिए ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। झाओ सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। जिस यात्रा में 7 दिन लगने चाहिए थे उसमें उन्हें कासा शहर पहुंचने में पूरे 10 दिन लग गए। जब वह आखिरकार वहां पहुंचा तो वह सीधे कासा शहर के अंदर नहीं गया बल्कि शहर के बाहर ही रात बिताने का फैसला किया। इसका कारण ये था कि जब वे वहां पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि झाओ शहर के बाहर इसलिए रुका हुआ था क्योंकि अंधेरा हो गया था, लेकिन वास्तव में वह ग्रीन के वापस आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उसे बता सके कि उसने क्या व्यवस्था की है और कासा शहर में क्या स्थिति है। आधी रात को ग्रीन ने मरे हुओं के बीच छलांग लगाई, जिसके बाद एक छेद खुल गया जिससे ग्रीन उस स्थान में प्रवेश कर सका। बाहरी लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह स्थान उनकी जादुई श्रेणी में नहीं आता था। किसी भी जादुई हलचल को महसूस किए बिना झाओ पर नजर रखने वालों को कुछ भी पता नहीं चला। जैसे ही ग्रीन उनसे मिलने आया, झाओ ने तुरंत उसका अभिवादन किया और फिर पूछा, दादा ग्रीन, आप कैसे हैं? ग्रीन मुस्कुराया, निश्चिंत रहिए स्वामी जी, सारी व्यवस्था हो चुकी है। मैंने शहर के बाहर एक छोटी सी जागीर खरीदी है। हम वहां तब तक रह सकते हैं जब तक लौरा वापस नहीं आ जाती, फिर हम उससे सौदा कर सकते हैं। झाओ को राहत मिली। यह अच्छी बात है। एक बार जब हम जागीर में बस जाएंगे तो मैं कासा शहर भी घूमना चाहता हूँ। हाँ, हमें कासा शहर देखने जाना चाहिए। ग्रीन ने सिर हिलाया। इन दिनों मैंने देखा है कि परसेल कबीला हमारे कबीले से बहुत लगाव रखता है, लेकिन अब जब काला जादूगर सामने आ गया है तो वे हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। ग्रीन की बातों में विरोधाभास झलक रहा था, लेकिन मेरिन और बाकी सब उसकी बात समझ गए। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अचानक प्रकट हुए काले जादूगर की पहचान उजागर हो जाएगी, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनकी पहचान, यानी बुढ़ा वंश के सदस्यों की पहचान, सामने न आ जाए। इसलिए ग्रीन चाहता था कि काला जादूगर झाओ इन लोगों के सामने प्रकट हो ताकि उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। झाओ ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है, ड्रंक और बाकी मरे हुए काले जादूगरों के पीछे का आदमी। ड्रंक और बाकी सबको अपने दायरे में रखे हुए 10 दिन हो गए हैं, यानी इतने समय से उन्होंने उस संगठन से संपर्क नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि वह संगठन हमारी पहचान पर शक करेगा? ग्रीन ने कहा, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर वे खुद हमारे पास आए तो शायद बेहतर होगा। जब तक वे आएंगे हम उनके बारे में कुछ सुराग ढूंढ सकते हैं। ये तो और भी अच्छा है, झाओ ने कहा। कल हम उस जागीर में जाएंगे जहां हम बसेंगे, फिर हम कासा शहर जाएंगे। ग्रीन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। गुरुजी, अगर हम कासा शहर भी चले जाएं तो भी हम कुछ नहीं खरीद पाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 50 सोने के सिक्के हैं। इतने पैसे हमारे लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। 50 सोने के सिक्कों से वे सचमुच कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें डर था कि वे साधारण तेल निकालने की मशीन भी नहीं खरीद पाएंगे, बाकी चीजों की तो बात ही छोड़िए। सौभाग्य से ग्रीन ने पहले ही काफी मात्रा में भोजन और आवश्यक सामग्री खरीद ली थी, इसलिए इस थोड़े समय के दौरान वे कम से कम भूखे नहीं रहेंगे। झाओ ने सिर हिलाया। हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, हम बस शहर में घूम सकते हैं। साथ ही हमें उन लोगों को बताना होगा कि हम आ रहे हैं। ग्रीन हंस पड़ा। अच्छा, जब हम शहर पहुंचेंगे तो मैं देखना चाहता हूं कि जब वे लोग हमें देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। झाओ मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि हाल ही में जब बुढ़ा वंश लगभग नष्ट हो गया था तब ग्रीन खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। आदम की जान बचाने के लिए उसे उन बड़े सरदारों के सामने झुकना पड़ा जो ग्रीन के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। फिर वह ब्लैक वेस्ट में रोजमर्रा की जिंदगी के दबाव से बुरी तरह परेशान हो गया। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। हालांकि उनकी एक अलग पहचान थी, लेकिन अब जब वे दुनिया में जाकर कार्रवाई कर सकते थे तो ग्रीन के भीतर एक नई भावना का जन्म हुआ। अपनी वर्तमान स्थिति में उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनका स्वागत करते हैं या नहीं। कम से कम इस स्थिति में वे अब बाहर निकल सकते थे और उन पुराने रईसों से डरने की जरूरत नहीं थी जो उनके खिलाफ थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी प्रकाश नहीं देखा था, लेकिन एक दिन उसे आखिरकार प्रकाश देखने का अवसर मिला। इस अनुभूति को शब्दों में बयां करना व्यर्थ था। ग्रीन को ये तो पता ही था कि भले ही उनकी असली पहचान बुढ़ा कबीले की थी, लेकिन उन्हें दिखावा करना पड़ेगा। आखिर शक से बचने के लिए कभी कभी अच्छा भेस बनाने के लिए हाई प्रोफाइल तरीके से काम करना पड़ता है। एक हाई प्रोफाइल भूमिका निभाने के कारण ग्रीन स्वाभाविक रूप से इसके लिए उत्सुक थे। लेकिन मेरिन के चेहरे पर शिकन थी। गुरुजी, अगर हम कुछ ज्यादा ही दिखावा करेंगे तो क्या इसका असर भविष्य में हम पर पड़ेगा? मूली बेचकर मशीनें खरीदने के बाद हम वापस ब्लैक वेस्ट चले जाएंगे, तो जब हम वापस जाएंगे तो क्या उन लोगों की निगाहें हम पर नहीं होंगी? ग्रीन ने हल्की सी मुस्कान दी। अभी इन सब बातों की चिंता मत करो। जब हम मोंटेनेग्रो किले तक पहुंचेंगे तो हम जंगल में जाकर कुछ दिनों के लिए वहां छिप सकते हैं। इससे चाहे वे सारे पहाड़ ही क्यों न छान मारे, हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर मास्टर ड्रंक को भेजकर मरे हुओं को ब्लैक वेस्ट में ले जाकर हंगामा मचा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मरे हुओं से डरने वाले लोग हमारे किले को ढूंढ पाएंगे। इससे कोई समस्या नहीं होगी। मेरिन और झाओ को लगा कि यही तरीका सही है। फिलहाल झाओ के पास बहुत सारे मरे हुए लोग थे, लेकिन उनमें बुद्धि की कमी थी। आखिर झाओ उनसे बात तो कर नहीं सकता था। मरे हुए लोग बस उसके आदेशों का पालन करते थे। वे रोबोट की तरह थे। झाओ उन्हें जो भी करने का आदेश देता वे उसे कर देते, लेकिन वे बोल नहीं सकते थे।
शराबी और मरे हुए काले जादूगर अलग थे। वे न केवल मानवरूपी मरे हुए प्राणी थे बल्कि उन्नत स्तर के भी थे। उनकी बुद्धि लगभग उतनी ही थी जितनी जीवित अवस्था में थी। वे आसानी से झाओ से संवाद कर सकते थे, इसलिए झाओ उन्हें मरे हुए प्राणियों को ब्लैक वेस्ट में ले जाने का आदेश दे सकता था ताकि बाहरी लोग आसानी से प्रवेश न कर सकें। महाद्वीप के लोग शायद ब्लैक वेस्ट से उतना भयभीत न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से कैरियन स्वैम्प से भयभीत थे। और अब उस दलदल से बहुत सारे मरे हुए प्रेत प्राणी इधर उधर भागेंगे, इसलिए कोई भी ब्लैक वेस्ट को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक अगर कोई सचमुच महल देखना चाहता था तो झाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। ड्रंक और बाकी के छठे स्तर के मरे हुए काले जादूगरों को उनकी देखभाल करने देना ठीक था। उनकी ताकत, साथ ही 1000 से अधिक मरे हुए लोगों की ताकत काफी थी। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 74 अग्नि मछली। झाओ नंगे पैर खड़ा होकर चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़ों को निहार रहा था। उसका दिल मुस्कान से भर आया। जब उसने पहली बार सुना कि ग्रीन ने एक छोटा पहाड़ और एक हवेली मात्र 100 सोने के सिक्कों में खरीद ली है तो उसे यह अजीब लगा। बहुत सस्ता था, है ना? लेकिन जब वह पहाड़ पर पहुंचा तो उसे समझ आया कि यह इतना सस्ता क्यों था। वास्तव में ये और भी सस्ता होना चाहिए था। उस छोटे से पहाड़ की एकमात्र विशेषता पत्थर ही थी। जिधर भी देखो नीले पत्थर ही पत्थर नजर आते थे, जिनकी दरारों में घास फूस उग रही थी। यह कोई आलीशान जागीर नहीं थी। पूरा पहाड़ ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इतनी छोटी टोपी पहन रखी हो कि उसके सिर का आधा हिस्सा ही दिख रहा हो, जिस पर बस कुछ ही बाल थे। यह बेहद अटपटा लग रहा था। झाओ के बगल में खड़ा ग्रीन स्वाभाविक रूप से झाओ का चेहरा देखकर शर्मिंदा हो गया। वह पहले से ही जानता था कि यह पहाड़ कितना भयानक है, लेकिन कासा शहर के पास इतनी ऊंची कीमत पर जमीन खरीदना उनके लिए संभव नहीं था। उनके पास जो पैसा था उससे केवल यही पहाड़ उनके लिए उपयुक्त था। ग्रीन जानता था कि झाओ संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मालिक, ये पहाड़ देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा महल है जिसमें गर्म पानी का झरना है। झाओ ने देखा कि ग्रीन को डर था कि उसे पहाड़ और हवेली पसंद नहीं आएगी, इसलिए उसने कहा, ये कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी जगह है। ग्रीन ने सिर हिलाया। सच कहूं तो इस जगह को खरीदते समय उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, बस इतना ध्यान रखा था कि यह सस्ती है और कासा शहर से ज्यादा दूर नहीं है। अगर झाओ को ये ठीक लग रहा है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरिन और मेग भी झाओ के बगल में खड़ी थी और हालांकि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन पहाड़ को देखकर वे दोनों ही असंतुष्ट थीं। झाओ को कोई परवाह नहीं थी और वह वापस उस कमरे में चला गया जहां मरे हुए व्यक्ति का शव था। फिर उसने उसे पहाड़ी पर चढ़ने का निर्देश दिया। वह वास्तव में उस हवेली के अंदर का नजारा देखना चाहता था। पहाड़ी की तलहटी से चोटी तक लगभग 5 मीटर चौड़ी एक पत्थर की सड़क जाती थी। ये सड़क स्पष्ट रूप से पत्थर के ब्लॉकों से नहीं, बल्कि इस छोटी पहाड़ी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पत्थरों से बनी थी। फिर भी जब झाओ ने सड़क को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। अपने पिछले जीवन में, यद्यपि वह कभी पहाड़ पर नहीं रहा था, उसे यह बात अच्छी तरह से याद थी कि पहाड़ पर बैलगाड़ियों को ले जाने वाली सड़कें आमतौर पर घुमावदार होती हैं। तथाकथित घुमावदार सड़क पहाड़ पर धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ते हुए ऊपर जाती थी। हालांकि इससे सड़क लंबी हो जाती थी, लेकिन इससे एक ऐसी ढलान बन जाती थी जो वाहनों को पहाड़ पर चढ़ने में सहायक होती थी। लेकिन जिस रास्ते पर झाओ चल रहा था वह सीधे पहाड़ी की चोटी तक जाता था। स्वाभाविक रूप से इससे रास्ता बहुत ढलान वाला हो गया था। अगर यह उसके पिछले जन्म की बात होती तो ये रास्ता गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होता और घोड़ों के लिए चढ़ाई के दौरान कुछ भी खींचना कठिन हो जाता। हालांकि झाओ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने ये भी पाया कि इस सड़क पर रथों के जाने के निशान थे, जिससे पता चलता था कि इस मार्ग का उपयोग किया गया था। वह ये भी जानता था कि वह पृथ्वी पर सीखी गई जानकारी के आधार पर आर्क महाद्वीप का आकलन नहीं कर सकता, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अपने मृत सैनिकों को पहाड़ी पर चढ़ने का निर्देश दिया। जल्द ही वे उस जागीर के सामने पहुंच गए। उसकी 3 मीटर ऊंची नीले पत्थर की दीवारें बहुत मजबूत लग रही थीं, जिन पर जगह जगह काई जमी हुई थी, जबकि उसके ऊंचे लकड़ी के दरवाजों से काफी रंग उखड़ गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि इस जगह की देखभाल किए हुए काफी समय हो गया था। झाओ और बाकी सभी लोग मरे हुओं के बीच से निकलकर लकड़ी के दरवाजे तक गए। दरवाजा 2 मीटर ऊंचा और लगभग 5 मीटर चौड़ा था, जिस पर से रंग उतर रहा था, जिससे लकड़ी का असली रंग दिखाई दे रहा था। ग्रीन आगे बढ़ा और दरवाजों को जबरदस्ती खोल दिया, जिससे एक तीखी चरमराहट की आवाज निकली। जब दरवाजा खुला तो झाओ की आंखें चमक उठीं। उन्हें एक ऐसे आंगन का अच्छा नजारा मिला जो उनके महल के चौक से छोटा नहीं था। इस आंगन में लकड़ी और पत्थर से बने 4 मकानों की एक कतार थी, जिनमें 2 मीटर चौड़े दरवाजे, 1 मीटर चौड़ी खिड़कियां और सपाट छतें थीं। ऐसा लगता था कि इन चारों मकानों का इस्तेमाल बैठक और बाहरी लोगों के स्वागत के लिए किया जाता था। ये मकान थोड़े जर्जर थे और कई जगहों पर दरारें थीं। फिर भी अगर आप ऐसी जगह रहना चाहते थे जहां तेज हवाओं से बचाव हो सके तो ये जगह उपयुक्त थी। झाओ ने इन घरों को देखा और संतुष्ट हो गया। हवेली देखने में भले ही अच्छी न लगे, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। लगभग सभी इमारतें मुख्य सामग्री के रूप में नीले पत्थरों से बनी थीं। ये बहुत मजबूत थी। हालांकि इस जगह की ठीक से देखभाल नहीं की गई थी, लेकिन वर्षों से हवा और बारिश के बावजूद इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। सभी लोग घरों में गए और पाया कि कमरे खाली थे। उनमें कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए कमरे काफी विशाल माने जा सकते थे। बस थोड़ी सी साफ सफाई कर दी जाए तो कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के यहाँ रह सकता है।
घरों की इस कतार से गुजरते हुए उन्हें एक बड़ा आंगन दिखाई दिया। इसके बीचों बीच एक पेड़ था जिसकी पत्तियां जिनको जैसी थीं, हालांकि झाओ को यह नहीं पता था कि यह पेड़ किस प्रजाति का है। वहां एक छोटी सी खाई भी थी जिसमें पानी बह रहा था। झाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि समय समय पर उसे उसमें कुछ छोटी मछलियां दिखाई देती थीं। इस आंगन में पेड़ पौधे, पानी और मछलियां बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित हैं, जो प्राचीन काल की चीनी शैली की इमारतों की याद दिलाते हैं। यह मन से क्रोध का हर अंश मिटा सकता है। झाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर मुड़कर पूछा, दादाजी ग्रीन, ये वातावरण वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन पानी इतना गहरा नहीं है और सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड होती होगी, तो ये छोटी मछलियां ठंड से क्यों नहीं मर गई? ग्रीन के बोलने का इंतजार किए बिना मेरिन मुस्कुराए और बोली, गुरुजी, मुझे लगता है कि यह गर्म पानी का झरना है। पानी का तापमान कभी कम नहीं होता और शायद आपको पता न हो कि इन छोटी मछलियों को अग्नि मछली कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय मछलियां हैं जिनमें तापीय गुण होते हैं। हैरानी की बात है कि इन मछलियों को इनके अग्नि से संबंधित गुणों के कारण ही चुना गया होगा और ये केवल गर्म पानी में ही जीवित रह सकती हैं। अगर पानी का तापमान बहुत कम होता तो ये ठंड से मर जाती। यह मछली एक दुर्लभ व्यंजन है। इनका स्वाद लाजवाब होता है, इनका मांस मुलायम और कोमल होता है। मैंने सुना है कि राजा भी विदेशी मेहमानों के मनोरंजन के लिए इन मछलियों का इस्तेमाल करते थे। यह एक उत्तम व्यंजन है। झाओ हैरान रह गया। उसने सचमुच नहीं सोचा था कि ऐसी मछली भी हो सकती है। वह नीचे झुका और नाले में हाथ डाला और वाकई पानी गर्म था, बल्कि थोड़ा गर्म था। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं गया। ये मछलियां न केवल इन तापमानों में जीवित रह सकती थीं, बल्कि आराम से जीवन यापन भी कर सकती थीं। उसने मछलियों को आराम से तैरते हुए देखा, फिर उसने एक मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि मछली पानी में इतनी फुर्ती से घूमकर झाओ की पकड़ से बच निकलेगी। जब झाओ को एक भी मछली नहीं मिली तो वह खड़ा हो गया। अच्छा, लगता है भविष्य में हम कुछ मछलियां पाल सकेंगे। मैं पहाड़ी पर कुछ मरे हुए लोगों को छोड़ देता हूं ताकि हम सतर्क रहें, और साथ ही गुलामों को भी बाहर निकाल देते हैं। उन्होंने कई दिनों से ताजी हवा नहीं ली है। ग्रीन मुस्कुराया। हाँ, उन्हें बाहर आने देना अच्छा है। शायद वे इस पहाड़ में मौजूद नीले पत्थरों पर काम कर सकें। मैंने पढ़ा है कि ये पत्थर बहुत कठोर होते हैं। पत्थर के औजार बनाने के लिए बढ़िया सामग्री है। गुरुजी, क्या हम इसका इस्तेमाल चक्की का पत्थर बनाने में कर सकते हैं? क्या इसे अभी बनाने का अच्छा मौका नहीं है? झाओ ने सिर हिलाया, फिर हंसते हुए कहा, दादाजी ग्रीन, लगता है इस बार हमें सचमुच खजाना मिल गया है। यहाँ एक गर्म पानी का झरना है, पालने के लिए आग वाली मछलियां हैं, जरूरत की चीजें बनाने के लिए पत्थर हैं, और जल्द ही हम खूब पैसा कमा लेंगे। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 75 स्तर बढ़ाएं। मार्क चुपचाप जंगल में छुपकर आगे बढ़ रहा था। जंगल बहुत घना था, जिसमें ज्यादातर झाड़ियां ही थीं, लेकिन इन्हीं झाड़ियों की वजह से यहाँ घास लंबी और घनी उग पा रही थी, जो उसके लिए छिपने के लिए उपयुक्त थी। मार्क परसेल एक विशेष रूप से प्रशिक्षित हत्यारा था। उसकी प्रशिक्षण विधियां एक योद्धा की विधियों से भिन्न थीं। यह मुख्य रूप से हल्के फुल्के हमलों, वेश बदलने, छिपकर हमला करने और हत्या करने पर आधारित थी। यह एक वैकल्पिक प्रकार का प्रशिक्षण था जो प्रमुख कबीले अपने उन कुछ सदस्यों को देते थे जो मृत्यु से नहीं डरते थे। इस बार कबीले ने उसे जो काम सौंपा था वह सरल था। उसे स्टोनी माउंटेन पर नजर रखनी थी, क्योंकि झाओ नाम के एक काले जादूगर के बारे में कुछ अफवाहें थीं। ऐसा लगता था कि इस छोटे से पहाड़ को झाओ ने खरीद लिया है, और उसका कबीला ये जानना चाहता था कि झाओ इसके साथ क्या करने वाला है। मार्क पहाड़ पर आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि उसने चट्टानों के बीच एक अराजक स्थिति देखी। हालांकि उसने हवेली के अंदर क्या हो रहा था यह नहीं देखा, लेकिन हवेली के बाहर का नजारा उसकी नजरों से नहीं बच सका। हवेली को काले कोहरे की एक मोटी परत ने घेर रखा था। उसे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि यह स्टोनी माउंटेन के आसपास बनने वाला आम कोहरा नहीं था, बल्कि किसी काले जादूगर द्वारा बनाया गया कोहरा था। अंधेरे के अलावा उसने पहाड़ के आसपास कई मरे हुए लोगों को घूमते हुए देखा। उनका विशाल आकार, गहरा हरा रंग और लाल आग से चमकती आंखें। मार्क एक कुशल हत्यारा होने के बावजूद डर से कांप रहा था। इन्हीं मरे हुओं के डर से मार्क हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह छिपकर हमला करने और हत्या करने में माहिर था, लेकिन उसे इन मरे हुओं से डर लगता था, क्योंकि वे उसे देखे बिना ही उसकी जगह का पता लगा सकते थे। महाद्वीप में हर कोई जानता था कि मरे हुओं को ताज़ा मांस चाहिए होता है। चाहे आप खुद को कितना भी छिपाने की कोशिश कर लें, जब तक आप जीवित प्राणी हैं, आप मरे हुओं को धोखा नहीं दे सकते। मार्क ये जानना चाहता था कि वे लोग इस पहाड़ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ भी नहीं देख सका और केवल वहीं लेटे लेटे इंतजार करता रहा। चूंकि झाओ काला जादू नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वह काला कोहरा तो बिल्कुल नहीं बनाया था। वह जादू ड्रंक ने किया था। यह सिर्फ एक अतिरिक्त प्रभाव था जिससे लोगों को और यकीन हो जाए कि झाओ एक काला जादूगर है। इस समय, जिसे झाओ ने बाद में ब्लूस्टोन हिल्स एस्टेट नाम दिया, वह बहुत व्यस्त था। अब मुक्त हो चुके गुलाम हवेली की सफाई करने, फर्नीचर लगाने और तरह तरह के औजार बनाने में लगे हुए थे। ये जगह आयरन माउंटेन से बिल्कुल अलग थी, जहां नामात्र के ही पेड़ थे और पत्थर ढूंढना भी मुश्किल था, क्योंकि उस पहाड़ को बोनो ने पहले ही खोखला कर दिया था। इसलिए अगर वे बेतरतीब ढंग से खुदाई करते तो वह ढह सकता था। स्टोनी माउंटेन अलग था। ये पहाड़ नीले पत्थरों से भरा था जिनका वे उपयोग कर सकते थे, साथ ही उनके आसपास के अन्य पहाड़ों पर जंगल थे। अगर वह किसी और का निजी क्षेत्र नहीं था तो वे उन पेड़ों को काटने के लिए स्वतंत्र थे।
इसलिए अब वे निश्चिंत हो सकते थे और उनके पास औजार बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। हालांकि झाओ ने तुरंत किसी को पहाड़ों पर पेड़ काटने के लिए नहीं भेजा। वैसे भी वे पेड़ भाग तो सकते नहीं थे। उसने अपने सैनिकों को पत्थर इकट्ठा करने और उन्हें हवेली में वापस भेजने का आदेश दिया ताकि एन और गुलाम उनका इस्तेमाल कर सकें। इस तरह वे चक्की के पत्थरों के लिए कई डिस्क बना पाए। लेकिन झाओ को लगा कि यह काफी नहीं है। उनके पास बहुत सारा मक्का था और कुछ डिस्क से काम नहीं चलेगा। साथ ही उन्हें कई तरह के औजार भी बनाने थे। बाहरी लोगों के बारे में झाओ जानता था कि जब वे स्टोनी माउंटेन पहुंचेंगे तो कुछ लोग उन पर नजर रखेंगे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह पहले ही इसकी आदत डाल चुका था। मेरन ने हवेली को अंधेरे की चादर से ढकने का सुझाव दिया था। यह मत भूलिए कि झाओ की पहचान एक काले जादूगर के रूप में थी जो आमतौर पर गुप्त और रहस्यमय होते हैं। जागीर इतनी बड़ी नहीं थी। 100 लोगों को उसकी सफाई करने में केवल आधा दिन लगा। सफाई पूरी होने के बाद झाओ ने हवेली में अपने लिए एक कमरा चुना। मूल मालिक हेनरी को बहुत बुद्धिमान माना जा सकता है। उन्होंने हवेली इस तरह बनवाई थी कि कमरों में गर्म पानी आता रहे, जिससे स्पा पूल बन जाते थे। झाओ द्वारा चुने गए शयनकक्ष में भी एक ऐसा ही पूल था। स्टोनी माउंटेन में पानी का एकमात्र स्रोत गर्म पानी के झरने थे। जब मालिक ने हवेली का निर्माण करवाया तो उसने योजना बनाने में काफी समय लगाया। पानी को इस तरह विभाजित किया गया था कि उसका उपयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जा सके। एक भाग नहाने के लिए, दूसरा पीने के लिए और तीसरा मछलियों के लिए था। ये कहा जा सकता है कि हालांकि हवेली का बाहरी रूप बहुत अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन अंदर से यह बहुत अच्छी तरह से निर्मित थी। जाहिर तौर पर इसे किसी प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा डिजाइन किया गया था। हवेली में सभी लोग व्यस्त थे, इसलिए झाओ को स्पा में आराम से नहाने का समय नहीं मिला। उसे शाम तक इंतजार करना पड़ा। रात के खाने के बाद झाओ अपने कमरे में लौटा और अपना काला चोला उतारकर स्पा में चला गया। पूरी जागीर में उनका कमरा सबसे बड़ा था और उसमें सबसे बड़ा स्पा था, जो लगभग 10 वर्ग मीटर का था। बाकी कमरों में केवल 2 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े स्पा पूल थे। लेकिन ये हवेली बहुत ही शानदार ढंग से बनी हुई थी। हर शयनकक्ष में एक स्पा था जो वाकई असाधारण था, और जल निकासी व्यवस्था भी बढ़िया थी। नहाने के बाद बस ढक्कन खींच दो और पानी बह जाता था। यह न सिर्फ सुविधाजनक था बल्कि स्वच्छता के लिहाज से भी बेहतरीन था। झाओ अपने स्पा में बैठा था और आराम का आनंद लेते हुए राहत की सांस ले रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसने कितने समय से स्नान नहीं किया था। ब्लैक वेस्ट में सीमित सुविधाओं के कारण वह केवल शरीर को पोंछकर ही खुद को साफ कर सकता था। आराम से स्नान करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब आखिरकार उसे मौका मिल गया था। झाओ ने अपनी उंगलियों को धीरे से सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, दिन भर की थकान के बाद गर्म पानी के झरने में नहाना कितना अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इस पानी को अंतरिक्ष में डाल दूं तो क्या होगा। मुझे पानी की गुणवत्ता देख लेनी चाहिए। उसके हाथ के हिलने से उसके बगल में एक अंतरिक्षीय छेद प्रकट हो गया। फिर गर्म झरने का पानी उस छेद में बह निकला और छेद बंद हो गया। सौभाग्य से आज गुलाम उस छेद के बाहर सो रहे थे, वरना झाओ उन्हें जगा देता। जैसे ही गर्म पानी उस स्थान पर पहुंचा, तुरंत यह आवाज सुनाई दी, उच्च गुणवत्ता वाले गर्म झरने के पानी में कई लाभकारी खनिज मौजूद हैं। उपयोगी खनिजों का निष्कर्षण किया जा रहा है। स्थानिक जल को उन्नत किया गया है। आपका स्तर बढ़कर 6 हो गया है। स्थान आवश्यक शर्तों को पूरा कर चुका है। गर्म झरनों का आकार बढ़ाया जा रहा है। आपको ब्रोकली के बीजों का एक थैला मिलेगा जो 2 एकड़ में बोने के लिए पर्याप्त है। झाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि गर्म झरने का पानी उस स्थान में डालने पर कुछ प्रतिक्रिया होगी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार लौह पर्वत के भूमिगत झील के पानी के साथ हुआ था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि यह इतनी अच्छी होगी। क्या उस आवाज ने गर्म झरने का जिक्र किया था? इसका क्या मतलब था? झाओ इंतजार नहीं कर सका। एक विचार के साथ नग्न अवस्था में ही वह उस स्थान में प्रवेश कर गया। झाओ ने पाया कि वह स्थान अलग था। उसकी झोपड़ी के सामने न केवल एक अलौकिक जलप्रपात था, बल्कि उसके अतिरिक्त एक और जलप्रपात था जिससे भाप निकल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि तापमान निश्चित रूप से कम नहीं था। यह अच्छी बात थी कि उस जगह पर कोई और नहीं था, क्योंकि झाओ नंगे बदन ही गर्म पानी के झरने की ओर भागा। स्पा देखने में आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। उबलते गर्म पानी को देखकर उसे डर था कि तापमान बहुत अधिक हो सकता है, शायद 80 डिग्री सेल्सियस तक। 80 डिग्री के उच्च तापमान पर अंडे उबल सकते थे, इसलिए झाओ ने स्वाभाविक रूप से पानी में हाथ नहीं डाला। अगर उसे गर्म पानी के झरने में नहाना ही था तो वह सीधे अपने कमरे के स्पा में जा सकता था। चारों ओर आखिरी नजर डालते हुए उसने देखा कि और कुछ भी नहीं बदला था। तेल वाले फल अच्छे से बढ़ रहे थे और मक्का भी अच्छी हालत में था। शायद वह कल इनकी कटाई कर सके। झाओ उस जगह से बाहर निकलकर वापस अपने स्पा पूल में आ गया। वहां चुपचाप लेटे हुए वह अपने हाथों से हिसाब लगाने लगा। इस समय उसके पास लगभग 2,40,000 किलो मूली थी। उसके तिलहन फल 11वीं बार पक रहे थे और उसके पास लगभग 4,95,000 किलो मक्का था, जो अभी अभी 26वीं बार पक चुका था। इसके अलावा 2 दिन पहले उसने कुछ समय के लिए मक्का उगाना बंद कर दिया था और गेहूं, पत्ता गोभी और बैंगन बोना शुरू कर दिया था। अब उसके पास 32,000 किलो गेहूं, 20,000 किलो बैंगन और 20,000 किलो पत्ता गोभी थी। साथ ही उसके पास 600 सोने के सिक्के थे और उसे अभी अभी ब्रोकली के बीजों का एक थैला मिला था। बाकी बचे बीज चरागाह के बीज थे। ये सभी चीजें वर्तमान में झाओ के पास थीं। अनुवादक की टिप्पणी: मुझे संख्याओं का ज्यादा ज्ञान नहीं है, कृपया इन संख्याओं को सावधानीपूर्वक लें।
अनुवादक की टिप्पणी #2 हाँ, मुझे पता है। बैंगन, पत्तागोभी और गेहूं अचानक से उगाए। इससे पहले कभी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि झाओ ने ये फसलें लगाई थी। अनुवादक की टिप्पणी #3 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों बनफैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 76 कासा शहर। ये सब चीजें देखने में तो बहुत लगती थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर में पैसा बहुत कम था। सबसे ज्यादा पैदावार वाली फसलें मक्का और तिलहन थी, लेकिन मक्का कोई खरीदना नहीं चाहता था और तिलहन की कीमत भी ज्यादा नहीं थी। झाओ ने बैंगन और पत्तागोभी इसलिए लगाए थे ताकि वह कई तरह के व्यंजन बना सके, लेकिन उसे डर था कि महाद्वीप पर कोई उन्हें खरीदेगा नहीं, यानी उसे पैसे नहीं मिलेंगे। उसके पास अच्छी कीमत वाली एकमात्र चीज मूली ही थी। फिलहाल उसके पास केवल 600 सोने के सिक्के थे, लेकिन बुढ़ा वंश के भविष्य के विकास के लिए यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह केवल इन मूल्यों पर ही निर्भर था। जहां तक मक्के की बात है, झाओ कल अपना सारा मक्का काटने के लिए तैयार था, फिर शायद वह कुछ ब्रोकली बो सकता था, हालांकि उसके पास ब्रोकली के बीज केवल 2 एकड़ के लिए ही पर्याप्त थे। शायद वह बाकी 2 एकड़ में गेहूं उगा सकता था, क्योंकि उसके खलिहान में गेहूं के बीज रखे थे। फिलहाल उसके पास बीजों की किस्में बहुत कम थीं। रास्ते में चलते समय झाओ ने दूसरे पौधों के बीज इकट्ठा नहीं किए, क्योंकि लोग उसे घूर रहे थे। अगर वह बीज इकट्ठा करता तो लोग उसे और भी अजीब नजर से देखते, इसलिए झाओ ने कोई ढिलाई नहीं बरती। इसके अलावा झाओ ने सोचा था कि भले ही वह बीज इकट्ठा कर ले, अकेले वह पर्याप्त बीज नहीं जुटा पाएगा। भले ही वह अधिक शक्तिशाली हो जाए, वह वास्तव में कितने बीज इकट्ठा कर पाएगा? ये बहुत ही खर्चीला होगा। इसके बजाय पैसा कमाने और कुछ तैयारी करने के बाद वह भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों को ये काम सौंप सकता है। इस दुनिया में जब तक आपके पास पैसा था, आप भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों से कोई भी काम करवा सकते थे। यहाँ तक कि अगर आप एक्सू साम्राज्य के राजा की हत्या का आदेश भी देते तो भी लोग मिल जाते, बशर्ते आप खर्च उठा सकें। स्पा पूल में बैठे झाओ इन बातों पर विचार कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनके पास पैसे बहुत कम थे और उनके दुश्मन बहुत ताकतवर थे, इसलिए झाओ ने अपनी आदत के अनुसार सादगी भरा रवैया बनाए रखने का फैसला किया। अचानक झाओ को थकान महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया। स्पा में नहाने के बाद उसे सचमुच चक्कर आने लगा था। उठकर उसने तौलिया उठाया और अपना शरीर सुखाया, फिर वह अपने बेडरूम में गया जहां चाय का बर्तन रखा था। अपने लिए 1 कप चाय डालकर वह बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप चाय पीने लगा। झाओ का शरीर कमजोर महसूस हो रहा था। उसे पता था कि वह गर्म पानी के स्पा में बहुत देर तक रहा है। हाल ही में उस पर बहुत दबाव था, इसलिए वह कुछ देर आराम करना चाहता था। स्पा में चुपचाप लेटे रहना उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब सोने का समय हो गया था। अपने मन को शांत करते हुए झाओ ने अच्छी नींद लेने का फैसला किया। कल वे कासा शहर जाएंगे। वह सच में देखना चाहता था कि इसे एक्सू साम्राज्य के उत्तरी भाग का मोती क्यों कहा जाता है। झाओ पहली बार किसी बड़े शहर में जा रहा था। उसकी कुछ उम्मीदें थीं। हालांकि आदम राजधानी में रह चुका था, जो एक्सू साम्राज्य का सबसे बड़ा और समृद्ध शहर था, लेकिन झाओ के लिए वे यादें मानो किसी फिल्म की तरह थीं। उसे सब कुछ अवास्तविक लग रहा था, इसीलिए वह कासा शहर जाने के लिए उत्सुक था। रात बिना किसी बातचीत के गुजर गई। गुलाम खुले आसमान के नीचे उस जगह के बाहर शांति से सो रहे थे। अगली सुबह सभी लोग बहुत खुश होकर उठे। अधिकांश कमरों में स्पा था, इसलिए गुलामों को अच्छा स्नान करने का मौका मिला। नाश्ते के बाद गुलाम फिर से अंतरिक्ष में जाकर शब्द पढ़ना और लिखना सीखने लगे। फिर झाओ अपने मरे हुए शरीर में सवार होकर सीधे कासा शहर की ओर चल पड़ा। अगर वे गाड़ी से जाते तो यहां से वहां तक पहुंचने में 2 दिन लगते, लेकिन झाओ एक मरे हुए प्राणी के अंदर सवार था। घोड़ों की तुलना में उसकी गति उतनी बुरी नहीं थी और उन्नत होने के कारण वह और भी तेज हो गया था। साथ ही घोड़े आखिरकार थक जाते, जबकि उसका मरे हुए प्राणी लगातार चलता रहता। अब झाओ को कासा शहर पहुंचने में केवल आधे दिन से थोड़ा अधिक समय लगा। शहर के चारों ओर कुछ पहाड़ होने के कारण इसकी दीवारें परंपरागत रूप से चौकोर नहीं बल्कि गोलाकार थीं। दीवारें लगभग 30 मीटर ऊंची और 6 मीटर मोटी थीं और इसमें 18 द्वार थे। दीवार पर परसेल कबीले का झंडा लगा हुआ था, जो देखने में भव्य लग रहा था। समय समय पर सैनिकों के दल दीवारों पर गश्त करते थे। चांदी के कवच में सजे और चमकते हथियारों को पकड़े हुए वे वीरभाव से खड़े होते थे। हर चीज से पता चलता था कि यह एक असाधारण स्थान था। झाओ दीवारों के नीचे खड़ा था और सीधे ऊपर देख रहा था। उसने पहले कभी ऐसी दीवारें नहीं देखी थी, क्योंकि अपने पिछले जीवन में वह केवल एक आधुनिक शहर में ही रहा था। इन विशाल दीवारों को देखकर उसे प्राचीन चीनी शहरों की याद आ गई। यकीनन ये दीवारें किसी भी सेना की गति को रोक सकती थीं। झाओ उन्हें देखकर बस आश्चर्यचकित रह गया। तब तक झाओ अपने मरे हुए सैनिकों को अंतरिक्ष में वापस भेज चुका था। कासा शहर जैसे बड़े शहरों का सामान्य नियम यह था कि दीवारों से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक चेतावनी क्षेत्र होता था। यदि आप कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति नहीं थे तो बेहतर यही था कि आप अपने बुलावे को दूर रख दें, अन्यथा शहर के रक्षक आपको दुर्भावनापूर्ण मानकर आप पर हमला कर सकते थे। झाओ को इस बात का पता नहीं था, लेकिन ग्रीन को था। कासा शहर से लगभग 5 मीटर दूर उसने झाओ को अपने मरे हुए साथियों को हटाने के लिए कहा। हालांकि वे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते थे। जब तक वे अपनी पहचान छिपाए रखते तब तक परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर वे लड़ते तो उनके राज खुल सकते थे। ग्रीन को समझ नहीं आ रहा था कि झाओ क्यों रुका और शहर की दीवारों को घूरने लगा। ऐसा करने से आसानी से संदेह पैदा हो सकता था।
अगर उन रक्षकों ने उसे जादूगर के रूप में न देखा होता तो ग्रीन को डर था कि उनसे पहले ही पूछताछ शुरू हो चुकी होती। सौभाग्यवश झाओ ने बस एक पल के लिए देखा और फिर संभल गया। वह ग्रीन और मेग के साथ शहर की ओर चल पड़ा। मेरिन उनके साथ नहीं गई क्योंकि झाओ नहीं चाहता था कि लोगों को उनकी शक्ति का पूरा अंदाजा हो। झाओ ने हाथ हिलाया और फाटक की ओर चल पड़ा। फाटक के सामने 2 बड़े बक्से रखे थे जिन पर एक ही शब्द लिखा था, कर। ऐसा लग रहा था मानो ये कर वसूलने के लिए बनाए गए बक्से हों। अगर किसी को फाटक से अंदर जाना था तो उसे बक्से में पैसे डालने पड़ते थे, वरना उसे रोक दिया जाता था। हालांकि झाओ को कर नहीं देना पड़ा। उसे ग्रीन की कही बात याद थी कि जादूगर कर मुक्त जीवन जी सकते हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि जादूगर का चोला पहनने से आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप कर मुक्त जीवन जीना चाहते थे तो आपको जादूगर संघ में पंजीकरण कराना पड़ता था और एक बैच प्राप्त करना पड़ता था। बैच के बिना कोई छूट नहीं। लेकिन झाओ एक अपवाद था। हालांकि उसके पास जादूगर का बैच नहीं था, लेकिन रक्षकों ने उसे अपने मरे हुए सैनिकों को हटाते हुए देख लिया था। इससे उसकी जादूगर के रूप में पहचान का पता चल गया, इसलिए उन रक्षकों ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। महाद्वीप पर कई ऐसे काले जादूगर थे जिन्होंने जादूगर संघ में पंजीकरण नहीं कराया था। मोंटेनेग्रो किले जैसी जगहों को छोड़कर कोई भी खुद को काला जादूगर होने का दिखावा करने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, ग्रीन ने एक बार फिर झाओ को याद दिलाया कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसे डर था कि अगर झाओ का काले जादूगर के रूप में प्रदर्शन बहुत ही सामान्य रहा तो इससे संदेह पैदा हो सकता है। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 77 जादूगर संघ। तीनों धीरे धीरे शहर की ओर बढ़े और आश्चर्यजनक रूप से शहर के रक्षकों ने न केवल उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्होंने एक औपचारिक पंक्ति बनाकर झाओ को आगे जाने दिया। इस दुनिया में जब तक आपके पास शक्ति होती है, आपका सम्मान होता है। वे गेट से अंदर दाखिल हुए और एक अजीबोगरीब नजारा देखकर दंग रह गए। सड़क लगभग 1 मीटर चौड़ी थी, जिस पर पैदल यात्री मक्खियों की तरह आ जा रहे थे। सड़क के किनारे कुछ स्टॉल और दुकानें थीं। जाहिर तौर पर यहाँ कोई शहरी प्रबंधन नहीं था। हर कोई चिल्ला रहा था और बीच बीच में पैदल यात्री रुककर उनसे कुछ न कुछ खरीद लेते थे। माहौल बेहद चहल पहल भरा था। सड़क पर मौजूद लोग कई तरह के थे। कुछ साधारण लोग थे जिन्होंने सूती वस्त्र पहने थे, जबकि अन्य चमड़े के हेलमेट और योद्धाओं के वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन सड़क पर जादूगरों के वस्त्र पहने हुए शायद ही कोई दिखाई दे रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी, प्रिय जादूगर, क्या आप मेरी गाड़ी किराए पर लेना चाहेंगे? ये बहुत आरामदायक और सस्ती है। मैं कासा शहर में पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की हर गली का पता है। मैं आपको जहाँ भी जाना चाहे वहाँ पहुँचा सकती हूँ। झाओ ने चारों ओर देखा और उसे एक खड़ी गाड़ी पर एक कोचवान बैठा हुआ दिखाई दिया। गाड़ी को एक बड़ा लाल घोड़ा खींच रहा था, जबकि उसका डिब्बा काले रंग से रंगा हुआ था जिस पर सुंदर डिजाइन बने हुए थे। झाओ को पता नहीं था कि वह घोड़ा क्या था, लेकिन ग्रीन ने उसे पहचान लिया। हालांकि घोड़ा देखने में अच्छा था, लेकिन वह एक साधारण आत्मा पशु था। वह निश्चित रूप से झाओ की पहचान से मेल नहीं खाता था। लेकिन भले ही यह मेल न खाता हो, वे अभी अभी कासा शहर पहुंचे थे और इससे अपरिचित थे। साथ ही उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकते थे। और इस शहर में जादू का इस्तेमाल करके बुलाने की आजादी नहीं थी, इसलिए वे अपने मरे हुए सैनिकों को यूं ही नहीं बुला सकते थे। उनके लिए रास्ता खोजने का एकमात्र तरीका गाड़ी किराए पर लेना था। ग्रीन ड्राइवर के पास गया और पूछा, आपका नाम क्या है और आपको एक दिन के लिए किराए पर लेने में कितना खर्च आएगा? ड्राइवर ने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। वैसे तो जादूगरों के पास पैसों की कमी नहीं होती थी, इसलिए वे आमतौर पर साधारण गाड़ी किराए पर नहीं लेते थे। उसे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि वे उससे किराया पूछेंगे। चालक ने तुरंत उत्तर दिया, प्रिय जादूगर, मेरी गाड़ी बहुत सस्ती है, केवल 1 चांदी का सिक्का प्रतिदिन। और मेरा नाम रॉकी है। ग्रीन ने 1 चांदी का सिक्का उछाला और कहा, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए काम पर रखूंगा। फिर वह मुड़ा और झाओ से बोला, गुरुजी कृपया चढ़ जाए। झाओ ने सिर हिलाया। वह गाड़ी में बैठ गया। उसके पीछे मेघ भी बैठ गई। गाड़ी का डिब्बा बहुत बड़ा था, जिसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते थे। लेकिन ग्रीन डिब्बे में नहीं बैठा और रॉकी के बगल में बैठ गया। ग्रीन ने कहा, हमें जादूगर संघ ले चलो। मैज एसोसिएशन महाद्वीप का एक संगठन था और प्रत्येक साम्राज्य का अपना स्वतंत्र संगठन था। मैज एसोसिएशन विशेष रूप से जादूगरों की सेवा के लिए स्थापित किया गया था, न कि उनका प्रबंधन करने के लिए। एक साम्राज्य में जादूगरों का दर्जा कुलीन वर्ग के बराबर होता था, इसलिए एसोसिएशन उनका प्रबंधन करने का साहस नहीं करता था और केवल आवश्यक सेवाएं ही प्रदान करता था। मैज एसोसिएशन में पंजीकृत प्रत्येक जादूगर को प्रति माह 10 सोने के सिक्के अनुदान के रूप में मिलते थे, लेकिन जाहिर है कुछ ही जादूगरों को इस छोटी सी रकम की परवाह होती थी। हालांकि एसोसिएशन में पंजीकरण कराने से कई अन्य लाभ भी मिलते थे। उदाहरण के लिए, मैच बैच प्राप्त करने से आपको उन कई नियमों से छूट मिल जाती थी जो दूसरों पर लागू होते थे। इस संस्था में जादूगर के रूप में पंजीकरण कराना आसान था क्योंकि उनकी नीति बहुत उदार थी। कोई परीक्षा नहीं होती थी। आपको बस अपनी जादूगरी का प्रदर्शन करके ये साबित करना होता था कि आप जादूगर हैं, फिर आप जादूगर संस्था में पंजीकरण करा सकते थे। जाहिर है, पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरने वाले जादूगरों को अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया जाएगा। अगर आप सिर्फ थोड़ा बहुत जादू दिखाते हैं तो आप सबसे निचले स्तर के जादूगर के रूप में ही पंजीकरण करा पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको सिर्फ 10 सोने के सिक्के प्रति माह और कर मुक्त जीवन यापन जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
लेकिन अगर आप अपनी शक्ति का उच्च स्तर दिखाते हैं तो आपको अधिक सेवाएं और लाभ मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर झाओ के पास उन्नत जादूगर का बैज होता तो शहर के द्वार पर पहुंचते ही संगठन तुरंत उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी भेज देता। उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया जाता, उनके रहने खाने का खर्च दिया जाता और उन्हें हर महीने 1 लाख से 1,000 सोने के सिक्कों का भत्ता मिलता। बेशक ये बैज पाने के लिए कम से कम 6ठे स्तर की शक्ति होनी चाहिए। ग्रीन के इस शहर में आने का एक कारण ये भी था कि झाओ को जादूगर का बैज मिल जाए। इससे उन्हें काफी सुविधाएं मिलेंगी। जब ग्रीन ने रॉकी को मैज एसोसिएशन जाने के लिए कहा तो उसने सलाम किया और अपनी गाड़ी सीधे एसोसिएशन की ओर चला दी। साम्राज्य में मैज एसोसिएशन की एक विशेष भूमिका थी। उन्हें सीधे राज्य वित्त से धनराशि मिलती थी, विशेष रूप से जादूगरों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। साम्राज्य में जादूगरी एक बहुत लोकप्रिय पेशा था, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ एक मंच जादूगर भी होते तो भी बहुत से लोग आपका विश्वास जीतने के लिए कतार में खड़े रहते। एकमात्र अपवाद काले जादूगर थे। क्योंकि काले जादूगर बहुत ही विचित्र होते थे, इसलिए कुलीन वर्ग के लोग उनसे मिलना नहीं चाहते थे। केवल कुछ ही व्यापारी किसी काले जादूगर से मिलने जाते थे, इसलिए अधिकांश काले जादूगर भाड़े के सैनिक या जोखिम लेने वाले बन जाते थे, क्योंकि भाड़े के सैनिकों में वे अभी भी बहुत लोकप्रिय थे। अन्य प्रकार के जादूगरों की तुलना में काले जादूगरों का जीवन सबसे कठिन था। अन्य जादूगरों को कुलीन वर्ग की तरह माना जाता था, जबकि काले जादूगर आम लोगों की तरह होते थे। कई ऐसे काले जादूगर थे जिन्हें जादूगर संघ द्वारा महीने में केवल 10 सोने के सिक्के ही दिए जाते थे। आप जानते हैं, जादू सीखना बहुत महंगा था। आपको जादू की सामग्री और जादुई छड़ी खरीदनी पड़ती थी, साथ ही खाने पीने के लिए भी पर्याप्त पैसे चाहिए होते थे। हर चीज के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते थे। कासा शहर में स्थित मेज एसोसिएशन बहुत ही प्रभावशाली था। यह एक 3 मंजिला इमारत थी जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर था और यह मुख्य सड़क से महज 2 ब्लॉक दूर स्थित थी। इमारत के दरवाजे के ठीक ऊपर एक बड़ा बैज लगा हुआ था जो जादूगरों का प्रतीक था, एक षटभुज। ये षटभुज प्रकृति के 6 मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता था: प्रकाश, अंधकार, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ये सभी जादूगरों का चिन्ह था। रॉकी के गाड़ी रोकने के बाद ग्रीन नीचे कूदा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर झाओ और मेघ को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। फिर वे इमारत की ओर चल पड़े, लेकिन दोनों ने अभी 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि एक मोटा आदमी तेजी से बाहर आया। उस आदमी ने नौकरों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कपड़ा बेहतरीन रेशम का बना था। उसके मोटे शरीर के साथ साथ उसके कपड़ों का अंदाज भी बेमिल लग रहा था। वह किसी रईस जैसा दिख रहा था, नौकर जैसा नहीं। मोटा आदमी जल्दी से झाओ के सामने आया और झुककर प्रणाम किया। प्रिय जादूगर, आपका सेवक काल आपकी सेवा करने आया है। झाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि संस्था किसी जादूगर की सेवा के लिए नौकर भेजेगी। हालांकि उसे ग्रीन की कही बात याद थी, इसलिए उसने बस हल्की सी आवाज निकाली और गर्व से अंदर चला गया। इमारत की पहली मंजिल जाहिर तौर पर आराम करने की जगह थी। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में कुछ सोफे और एक कॉफी टेबल थी, जबकि दूसरे हिस्से में कुछ खाने की मेजें थी। यह मैज एसोसिएशन के नियमों का हिस्सा था। अगर आप उनके साथ पंजीकृत थे तो आप यहां मुफ्त में आराम कर सकते थे और खाना खा सकते थे। झाओ लाउंज में गई और एक सोफे पर बैठ गई। जब मोटे काल ने झाओ को बैठते देखा तो उसने तुरंत दूसरे नौकरों में से एक को इशारा किया, जो मुड़कर रसोई में गया और फिर चाय का बर्तन और कुछ कप लेकर बाहर आया। कप नीचे रखने के बाद काल ने खुद झाओ के लिए चाय डाली, फिर झुककर वहीं खड़ा हो गया। प्रिय जादूगर, मैं आपकी और किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? झाओ ने चाय के कप को छुआ तक नहीं। वो बस वहीं बैठा रहा और ग्रीन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिसने कहा, काल, हम आज पंजीकरण के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे महान जादूगर की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, काल ने तुरंत कहा। महोदय, कृपया मेरे साथ पीछे आइए ताकि हम आपकी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकें। झाओ ने धीरे से सिर हिलाया और फिर खड़ी हो गई। वे काल के पीछे पीछे हॉल के पिछले हिस्से में चले गए। काल की आंखों में समय समय पर झलकती नग्नता को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जाहिर है, वह इतना सीधा साधा व्यक्ति नहीं था। ग्रीन को भी यह नहीं पता था कि मैज एसोसिएशन का प्रभारी होने के अलावा काल परसेल रची के लिए एक खुफिया एजेंट भी था। वास्तव में उसे ठीक ठीक पता था कि झाओ शहर में कब आया था। अगर वह झाओ के बारे में और अधिक जानने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं आता। सामान्य परिस्थितियों में पंजीकरण कराने वाले जादूगर को इस तरह का व्यक्तिगत स्वागत नहीं मिलता। अनुवादक की टिप्पणी, उनका नाम वास्तव में रॉक के रूप में अनुवादित किया गया था, लेकिन मैंने उन्हें रॉकी कहना उचित समझा। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों बनफैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 78 असामान्य प्रदर्शन। संस्था की इमारत के पीछे 100 मीटर लंबाई और चौड़ाई का एक विशाल खुला मैदान था। कुछ दूरी पर 10 मीटर के अंतराल पर ऐसे लक्ष्य स्थापित थे जिनका उपयोग जादू का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। मैज एसोसिएशन में पंजीकरण कराने के इच्छुक सभी जादूगरों को यह साबित करने के लिए एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ता था कि वे एक मैज हैं, और साथ ही एसोसिएशन को यह जानने के लिए कि उन्हें क्या रेटिंग दी जानी चाहिए। मैदान में पहुंचते ही कार्ट ने झाओ की ओर मुड़कर कहा, प्रिय जादूगर, कृपया अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करें। कोई भी जादू चलेगा। यदि आप उन्नत जादूगर का बैच प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ उन्नत जादू का प्रयोग करें। फिर वह एक तरफ हट गया और चुपचाप झाओ को देखने लगा। ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन हालांकि काल एक जादूगर नहीं था, वर्षों से जादूगरों के साथ लगातार संपर्क में रहने के कारण उसे जादू का कुछ ज्ञान हो गया था और जादुई शक्ति को महसूस करने की उसकी क्षमता बहुत तीव्र थी।
जब तक कोई जादूगर जादू का प्रयोग करता वह उसके स्तर का विश्लेषण कर सकता था। 10 में से 8 बार उसका अनुमान सही होता था। काल के दूरदर्शितापूर्ण निर्णय के कारण ही दशकों तक उनका मैज एसोसिएशन के साथ अटूट संबंध बना रहा। काल ने धीरे धीरे जादूगरों के स्तर का आकलन करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जिसमें उनकी जादुई क्षमता, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू का प्रकार, मंत्रों में उनकी निपुणता आदि की जांच की जाती थी। ये सभी एक जादूगर के स्तर को दर्शाते थे। कई जादूगर ऐसे थे जिनका स्तर निम्न नहीं था, लेकिन यह उनकी युद्ध क्षमता के अनुपात में नहीं था। उन जादूगरों ने ज्यादा युद्ध का अनुभव नहीं किया था, इसलिए कठिन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने और अपनी जादुई शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता उनमें नहीं थी। अपनी उत्कृष्ट सूझबूझ के कारण काल परसेल परिवार के प्रभाव का लाभ उठाकर उनके जादूगर संघ का प्रमुख बन गया। आमतौर पर संघ में उच्च पदों पर आसीन होने वाले लोग जादूगर ही होते थे। जब झाओ कासा शहर में दाखिल हुआ तो काल को खबर मिली कि वह मैज एसोसिएशन में पंजीकरण कराने जा रहा है, इसलिए उसने तुरंत फैसला किया कि उसे खुद झाओ से मिलने जाना चाहिए। अंततः वह ये जानना चाहता था कि झाओ किस स्तर का जादूगर है। यह मानना पड़ेगा कि महाद्वीप के अधिकांश लोग, जिनमें परसेल कबीला भी शामिल था, स्वाभाविक रूप से काले जादूगरों को अस्वीकार कर देते थे। हालांकि जब माकी कबीले को झाओ की युद्ध क्षमता के बारे में पता चला तो परसेल कबीले को उस पर ध्यान देना पड़ा। अगर कोई जादूगर उच्च स्तर का हो तो कबीले उससे संबंध बनाना चाहेंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार का जादू इस्तेमाल करता हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च स्तर के जादूगर परमाणु हथियारों के समान थे। भले ही वे ऐसे हथियार का इस्तेमाल न करें, लेकिन केवल उसे अपने पास रखने मात्र से ही दुश्मन डर जाता था। यदि महाद्वीप का कोई प्रसिद्ध जादूगर परसेल डची में जाता है तो परसेल कबीला उसका गर्मजोशी से स्वागत करेगा, भले ही वे उस जादूगर को अपने कबीले में शामिल न कर सके। लेकिन झाओ के मामले में परसेल कबीले का रवैया अधिक शांत था। झाओ बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने उसके करीब आने की कोई पहल नहीं की। इसका कारण ये था कि इस बड़े कबीले का एक सिद्धांत ये था कि योग्यता को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, वफादारी को पहले स्थान पर रखा जाता है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन वफादार लोग बहुत कम हैं। चाहे आपकी क्षमता कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, यदि आप हमेशा विद्रोह करते रहेंगे तो कोई भी आपका उपयोग करने का साहस नहीं करेगा। यही परसेल कबीले की नीति थी। यदि आप 8वें स्तर के जादूगर हैं लेकिन उनके प्रति वफादार नहीं हैं, तो वे आपका उपयोग नहीं करेंगे। वे एक बेवफा 8वें स्तर के जादूगर की बजाय 2 वफादार 7वें स्तर के जादूगरों को रखना पसंद करेंगे। झाओ की पहचान अभी भी गुप्त थी और उसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए परसेल कबीला उसे अपने कबीले में शामिल करने से हिचकिचा रहा था। फिलहाल परसेल कबीला अच्छी तरक्की कर रहा था क्योंकि उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। वे जोखिम लेने वाले नहीं थे, खासकर अनजानी चीजों के मामले में। इसलिए भले ही झाओ बहुत शक्तिशाली था, अगर वे उसे अपने कबीले में शामिल कर भी लेते तो उसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास थी उससे वे चैन से नहीं रह पाते। इसलिए उन्होंने उसके साथ ठंडा बर्ताव किया। लेकिन इस तरह के ठंडे व्यवहार के बावजूद उन्हें उस पर ध्यान देना ही था। आखिरकार चूंकि झाओ अब कासा शहर में था, इसलिए अगर वे कुछ नहीं करते तो परसेल परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। झाओ ने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बस इतना पता था कि उसके पास पैसों की कमी है और मैज एसोसिएशन में पंजीकरण कराने से कम उसे हर महीने 10 सोने के सिक्के तो मिल जाएंगे। ज्यादातर जादूगरों के लिए शायद ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन झाओ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। बुढ़ा कबीले के पास कुल मिलाकर 50 सोने के सिक्के ही थे, इसलिए यह आमदनी उनकी कुल संपत्ति का 5वां हिस्सा थी। झाओ को यह तो पता था कि कुछ मरे हुओं को आजाद करने पर उसे एक उन्नत जादूगर का बैज मिल जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे इन लोगों को कितनी ताकत दिखानी चाहिए। बहुत ज्यादा दिखावा करना झाओ के स्वभाव में नहीं था। अंत में बिना किसी मंत्रोच्चार के उसने बस अपनी छड़ी उठाई और उसके मरे हुए साथी उसके बगल में प्रकट हो गए। झाओ ने अपनी मरे हुओं की सेना को नहीं बुलाया। वह बस इतना साबित करना चाहता था कि वह जादू कर सकता है, भले ही वह वास्तव में छद्म जादू हो। एलियन के प्रकट होते ही काल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह कई दशकों से मैज एसोसिएशन के लिए काम कर रहा था और उसने अनगिनत जादूगरों को जादू का प्रयोग करते देखा था। कुछ जादू सुंदर थे तो कुछ बदसूरत, कुछ को करने में लंबा समय लगता था तो कुछ को बस थोड़े समय में। लेकिन झाओ का जादू तो सचमुच बहुत कम समय में हो गया। उसने बस अपनी जादुई छड़ी उठाए और काम हो गया। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था? झाओ ने अपने मरे हुए एलियन को धीरे से छुआ, एक पिल्ले की तरह। जब उसके मालिक ने उसे छुआ तो वह पागलों की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगा, जिससे काल लगभग मर ही गया। डर के मारे काल झट से दूर हट गया। कुछ देर बाद झाओ अपने मरे हुए साथियों को वापस ले आया। काल अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, इसलिए ग्रीन को पूछना पड़ा, क्या मेरे गुरु ने परीक्षा पास कर ली? काल ने तुरंत संभल कर कहा, जी हाँ प्रिय जादूगर, कृपया इधर आइए। वह सबको वापस बैठने की जगह पर ले गया। जब झाओ लाउंज में बैठ गए तो काल मुड़ा और भागा, फिर कुछ कागज लेकर लौटा और उन्हें झाओ के सामने मेज पर रख दिया। प्रिय जादूगर, कृपया इस फॉर्म को भरें, इससे सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। झाओ ने कागज का टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से पढ़ा। उसने पाया कि यह बहुत सरल था। उसे बस अपना नाम, उम्र, लिंग और अन्य बुनियादी जानकारी भरनी थी। झाओ ने सिर हिलाया और फिर वह कागज मेघ को दे दिया, जो झाओ का मतलब समझ गई। इसके बाद काल ने उन्हें एक पेन दिया। झाओ का प्रदर्शन देखकर काल का दिल भर आया। ऐसा कोई नियम नहीं था कि जादूगरों को स्वयं फॉर्म भरना ही होगा, लेकिन पंजीकरण कराने वाले अधिकांश जादूगर ऐसा करते थे। ये जादूगर संघ के प्रति सम्मान का प्रतीक था।
ये संघ एक राष्ट्रीय संगठन था, इसलिए जो लोग इसके सदस्य नहीं थे वे भी थोड़ा सम्मान अवश्य दिखाते थे। काल चाहता था कि झाओ फॉर्म भरे ताकि झाओ के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई जा सके। महाद्वीप में विशेष हस्तलेख विशेषज्ञ होते थे जो किसी की लिखावट देखकर कई तरह की बातें जान सकते थे। काल फॉर्म को परसेल परिवार को भेजने की योजना बना रहा था, जो लिखावट का विश्लेषण करने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते थे और झाओ की पहचान से जुड़े सुराग ढूंढ सकते थे। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ खुद फॉर्म नहीं भरेगा बल्कि मेघ से भरवाएगा। उसकी सारी योजना धराशायी हो गई। इससे काल झाओ को लेकर बेहद सतर्क हो गया। उसकी राय में झाओ का हर काम जानबूझकर किया गया था। इससे पता चलता था कि वह अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो केवल खतरनाक लोग ही करते हैं। दरअसल शुरुआत से ही काल लगातार झाओ पर नजर रख रहा था। उसने झाओ का अपने आसपास के लोगों के प्रति रवैया देखा और पाया कि वह एक रूढ़िवादी रईस की तरह व्यवहार करता है। उसने झाओ को चाय भेजी, बस ये देखने के लिए कि वह क्या प्रतिक्रिया देगा, लेकिन झाओ ने चाय के कप को छुआ तक नहीं। और अब तक झाओ ने कुछ बोला भी नहीं था, इसलिए वह उसकी आवाज से कुछ भी नहीं समझ पाया। उसकी योजनाएं बस धरी की धरी रह गईं। अब फॉर्म भरवाने की उसकी योजना भी विफल हो गई थी, जिससे काल को झाओ के प्रति गहरी निराशा हुई। उसने सोचा कि झाओ महाद्वीप का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ी। तो झाओ की असली पहचान क्या थी? काल को इसका कोई अंदाजा नहीं था। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 79 जहर। झाओ ने अपने हाथों में मौजूद बैज को देखा। यह कोई साधारण निम्न स्तर का जादूगर बैज नहीं था, बल्कि एक मध्यम स्तर का बैज था। यह बैज उसे काल ने 100 सोने के सिक्कों के साथ व्यक्तिगत रूप से भेंट किया था। ग्रीन को नहीं लगा था कि काल झाओ को इतना अच्छा मानेगा। झाओ ने तो बस एक ही मरे हुए प्राणी को बुलाया था और उसने किसी और जादू का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी उसे एक मध्यम स्तर का जादूगर का बैज मिल गया था। वैसे भी 100 अतिरिक्त सोने के सिक्के उनकी तत्काल आवश्यकता का समाधान होंगे। इससे बुढ़ा वंश के भविष्य के विकास में ही योगदान मिलेगा। तीनों गाड़ी की ओर चले गए। ग्रीन ने आसमान की ओर देखा, फिर झाओ की ओर मुड़ा। गुरुजी, चलिए अभी कुछ खाने चलते हैं। हम माँ की कंपनी के किसी रेस्तरां में चलेंगे। शहर में कई ऐसी दुकानें थीं जहां रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मिलती थीं, लेकिन वे रेस्तरां और होटल उद्योग से अलग थीं। रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचने वाली दुकानें आमतौर पर सस्ती होती थीं, लेकिन रेस्तरां और होटलों तक पहुंचने के लिए आपको महंगे रास्ते से जाना पड़ता था। वहां खाना खाने के लिए कुछ सिक्के ही काफी नहीं होते थे। आपको ये जानना चाहिए कि एक सोने का सिक्का भी एक आम परिवार के लिए 1 महीने के गुजारे के लिए काफी होता था। झाओ ने सिर हिलाया और फिर गाड़ी में बैठ गया। ग्रीन ने रॉकी को रास्ता बताया और रॉकी अपनी गाड़ी चलाते हुए एक रेस्तरां के सामने रुक गया। कासा शहर का ये रेस्तरां मैज एसोसिएशन से भी बड़ा था, लगभग 4 मंजिला। जब गाड़ी रुकी तो चमड़े के शानदार कवच में लिपटा एक व्यक्ति बाहर आया। कवच बेहद खूबसूरत था, उस पर नीले रंग की चमकदार परत चढ़ी हुई थी, जिससे वह चमकता हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये माकी कबीले के रेस्तरां के सुरक्षाकर्मियों की वर्दी थी। वह व्यक्ति गाड़ी के पास गया और झुककर बोला, आदरपूर्वक महोदय, आपकी गाड़ी को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। कृपया मेरे साथ इधर आइए। ग्रीन ने उससे बहस नहीं की। इसके बजाय वह गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खोल दिया, जिससे मेघ और झाओ बाहर निकल सके। फिर तीनों रेस्तरां में चले गए, जबकि सुरक्षाकर्मियों ने रॉकी को कहीं और गाड़ी खड़ी करने का निर्देश दिया। जब तीनों रेस्तरां में दाखिल हुए तो वेट्रेस की वर्दी पहने 2 खूबसूरत लड़कियों ने तुरंत उनका अभिवादन किया और झुककर प्रणाम किया। लाइट प्रिज्म रेस्तरां में आपका स्वागत है प्रिय जादूगर। क्या आपने आरक्षण कराया है? झाओ ने कुछ नहीं कहा। ग्रीन ने आकर उन्हें स्वर्ण पदक सौंप दिया। दोनों लड़कियों ने स्वर्ण पदक को ध्यान से देखा, फिर उसे ग्रीन को वापस दे दिया और दोबारा झुककर अभिवादन किया। ग्रीन ने तुरंत कहा, हमारे लिए एक कमरा बुक करा दीजिए, हम यहाँ भोजन करने आए हैं। दोनों लड़कियां उन तीनों को रेस्टोरेंट के अंदर ले गईं और उनके लिए तीसरी मंजिल पर एक कमरा बुक करवाया। तीसरी मंजिल के कमरे ज्यादा अच्छे नहीं थे, बस उन लोगों के लिए थे जो सिर्फ खाना खाना चाहते थे। वहां पहुंचते ही ग्रीन ने यूं ही 2 व्यंजन और सूप ऑर्डर करने के लिए चुन लिए। ऑर्डर देने के बाद ग्रीन ने हिसाब लगाया कि खाने का खर्च लगभग 10 सोने के सिक्के होगा, जबकि उसे बनाने की सामग्री सिर्फ 1 सोने के सिक्के की थी। वाह, ये लोग तो ग्राहकों से खूब मुनाफा कमा रहे थे। ऑर्डर देने के बाद वेट्रेस तुरंत उनके लिए चाय का बर्तन ले आए। झाओ बिना हिले डुले तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि उनका खाना परोसा नहीं गया। खाना मिलने के बाद ग्रीन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और झाओ आखिरकार अपनी टोपी उतार पाए। उन्होंने राहत की सांस ली। यह मुझे घुटन दे रहा था। अगर हमेशा ये कपड़े पहनने पड़े तो कैसी जिंदगी होगी। ग्रीन मुस्कुराया। बोल न पाना कितना असहज रहा होगा, पर इसके लायक था, झाओ ने कहा। खैर, आज का दिन अच्छा माना जा सकता है क्योंकि हमें 100 सोने के सिक्के मिले हैं, दादाजी ग्रीन। शायद हमें कुछ मांस खरीदकर गुलामों को दे देना चाहिए ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। ग्रीन ने कहा, हालांकि हमें 100 सोने के सिक्के मिल गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि लौरा कब वापस आएगी, इसलिए हमें पैसे बचाकर रखने चाहिए और बाद के लिए रख लेने चाहिए। झाओ ने बेबसी से सिर हिलाया। 100 सोने के सिक्कों को लेकर वह कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। अगर वे इसे कासा शहर जैसी जगह पर खर्च करते तो उसे डर था कि पैसा 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। मेघ ने एक कप चाय डाली और उसे झाओ के सामने रखा। गुरुजी, चाय पीजिए। झाओ ने सिर हिलाया और फिर कप उठा लिया।
इसके बाद मेघ ने ग्रीन को एक कप चाय दी। झाओ प्याले से पीने ही वाला था कि अचानक एक स्वर सुनाई दिया और आवाज आई, विषाक्त पदार्थों की खोज। मेजबान सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। विषाक्त पदार्थों को निकाला जा रहा है। विषाक्त पदार्थों का विश्लेषण पूरा हो गया है। यह एक दीर्घकालिक न्यूरोटॉक्सिन है जो मानव तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। 3 घंटे में मृत्यु की संभावना है। प्रतिकार तैयार किया जा रहा है। प्रतिकार तैयार हो गया है। कृपया स्थानिक जल पी लें। रोबोटिक वस्तुओं को मजबूत करने के लिए नए खोजे गए विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। झाओ अचंभित होकर जम गया, फिर उसने तुरंत कप नीचे रख दिया। उसने ग्रीन की ओर देखा जो चाय पीने ही वाला था। रुको दादा ग्रीन, चाय में जहर मिला है। ग्रीन एक पल के लिए रुका, फिर उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपना कप मेज पर रखा और दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दरवाजा बंद किया और वापस मेज पर बैठ गया। मालिक, क्या चाय में सचमुच जहर मिला है? झाओ ने सिर हिलाया। अरे, ये तो एक दीर्घकालिक विष है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दादाजी ग्रीन। इस विष का प्रतिकार पहले से ही अंतरिक्षीय जल में मौजूद है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। ग्रीन अब भी गुस्से से भौहें चढ़ाए बैठा था। हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में हैं जो माँ की कंपनी का है, इसलिए दूसरों के लिए हमें जहर देने की कोशिश करना नामुमकिन होना चाहिए। एकमात्र दोषी माँ की परिवार है, लेकिन वे हमसे क्यों पंगा लेना चाहेंगे? झाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह अजीब था। माना जाता था कि माँ की कबीले के पास उन्हें मारने की कोशिश करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले माँ की कबीले के सदस्यों की मदद भी की थी। लेकिन अगर यह माँ की कबीले ने नहीं किया तो और कौन कर सकता था? मेघ अचानक बोल पड़ी, गुरुजी, दादाजी, मुझे लगता है कि माँ की कबीले ने हम पर हमला इसलिए किया क्योंकि उनके कबीले में आपसी कलह चल रही थी। क्या यही कारण नहीं हो सकता? झाओ और ग्रीन ने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन ये बात समझ में आती है। ग्रीन ने सिर हिलाया। ये लगभग सच है। हमने उन्हें स्वर्ण पदक दिखाया था, जो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण वस्तु होगी, अन्यथा लौरा हमें उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद के रूप में ये पदक क्यों देती? आमतौर पर उस स्वर्ण पदक से यह पता चलना चाहिए था कि हम महत्वपूर्ण अतिथि हैं, फिर भी इस रेस्तरां का प्रभारी व्यक्ति हमारा स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आया। अगर प्रभारी व्यक्ति नहीं आया तो जरूर कोई समस्या है। झाओ ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम माँ की कबीले के आंतरिक संघर्षों में फंस गए हैं। उन्होंने अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को लौरा के कारनामों के बारे में बताया था, और जब हमारे कारण वे उसे मारने में असफल रहे तो शायद उन्होंने हमें दुश्मन समझ लिया होगा। ग्रीन ने सिर हिलाया। मालिक, मुझे लगता है कि हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। झाओ हल्के से हंसा। हमें क्यों जाना चाहिए? खाना तो आ चुका है। मैं देखना चाहता था कि कहीं उन्होंने खाने में जहर तो नहीं मिलाया है। अगर उन्होंने सच में ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं इस रेस्टोरेंट को जला दूंगा। झाओ में गुस्सा भड़क उठा। हालांकि वह एक ऐसा ओटाकू था जो शांत रहना चाहता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे गुस्सा नहीं आता था। एक ईमानदार आदमी और एक ऐसा आदमी जिसमें गुस्सा न हो, दोनों अलग अलग बातें करते हैं। हालांकि वे अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं थे कि इस जहरकांड के पीछे कौन था, लेकिन केवल माँ की परिवार के भीतर की कलह ही इसका कारण हो सकती थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंतरिक समस्याओं का मुझसे कोई लेना देना है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने अमर भाड़े के सैनिकों के गिरोह से लौरा की जान बचाई थी। सिर्फ इसी बात के लिए तुम मुझे जहर देने तक चले गए? झाओ ने मन ही मन सोचा। ये सोचते हुए उसने चाकू और कांटा उठाया और खाना खाने लगा। सच कहूं तो खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसमें कोई जहर नहीं था। झाओ ने सबको बताया कि खाने में कोई जहर नहीं मिला था, लेकिन सावधानी के तौर पर झाओ ने बर्तन में थोड़ा सा पानी मिला दिया, जिससे जहर का असर खत्म हो गया। रात के खाने के दौरान पानी पीते समय किसी को भी जहर के असर का डर नहीं था। अनुवादक की टिप्पणी, कसम से जब भी मैं जहर शब्द सुनता हूं मुझे स्क्रब्स फिल्म का वह तुर्क नृत्य याद आ जाता है। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 80 एक एंडेड को लेवल अप करना। संतुष्ट होकर उन्होंने अपना बिल चुका दिया। ऐसा करते समय ग्रीन ने वेट्रेस के हाव भाव पर ध्यान दिया। वह देखना चाहता था कि क्या उसके चेहरे से कोई सुराग मिल सकता है। अगर वेट्रेस जहर कांड के पीछे थी तो ये बात सामने आ जाएगी। हालांकि ग्रीन निराश था क्योंकि उसे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। यहां तक कि जब ग्रीन ने उसे टिप दी तब भी उसका व्यवहार काफी संतोषजनक था। चूंकि ग्रीन ने कुछ नहीं देखा, इसलिए वह झाओ के पीछे पीछे रेस्तरां से बाहर निकल गया। फिर वे तुरंत शहर छोड़कर चले गए क्योंकि वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। साथ ही ग्रीन मछली पकड़ना चाहता था। उसे विश्वास था कि जिन लोगों ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी वे परिणाम देखना चाहेंगे। किसी काले जादूगर को जहर देना खतरनाक था क्योंकि कुछ काले जादूगर जहर के माहिर होते थे, इसलिए वे ये सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि उनके जहर ने काम किया है या नहीं। इसी वजह से ग्रीन को यकीन था कि वे लोग आकर देखेंगे कि उन्हें जहर दिया गया है या नहीं। अगर वे तीनों शहर में ही रहते तो वे आजादी से घूम फिर नहीं पाते और शायद इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देते कि परसेल परिवार को दखल देना पड़ता। ग्रीन परसेल परिवार को इस झगड़े में घसीटना नहीं चाहता था। वह उन लोगों से निपटना चाहता था जिन्होंने उन्हें जहर देने की हिम्मत की थी। शहर से बाहर निकलते ही झाओ ने अपने मरे हुए साथी को निकाला और उस पर सवार होकर स्टोनी माउंटेन की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जहर का असर होने में अब 2 घंटे लगेंगे। झाओ ने समय का हिसाब लगाते हुए जानबूझकर जहर से प्रभावित होने का नाटक करना शुरू कर दिया।
अब तक झाओ को अपने दुश्मनों का कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन ग्रीन को पूरा यकीन था कि कोई न कोई उनका पीछा कर रहा होगा। जाहिर है, बड़े कबीलों के प्रशिक्षित हत्यारों को इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। मौसम वसंत का था और दोपहर के 4 बज रहे थे, इसलिए आसमान अभी भी उजाला था। हालांकि रात का अंधेरा झाओ के लिए अपने दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए अधिक अनुकूल होता, लेकिन जहर ने उन्हें इतना समय नहीं दिया था, इसलिए उसने पहाड़ों के पास जाने का फैसला किया जहां वे अकेले हो सकते थे। लोगों को शहर से दूर ले जाने में 2 घंटे लगना बहुत उबाऊ था, लेकिन आखिरकार समय का हिसाब लगाने के बाद झाओ ने ग्रीन की ओर मुड़कर कहा, लगभग समय हो गया है दादाजी ग्रीन। वे पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। हालांकि यहां तक जाने वाली एक सड़क थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, खासकर दिन के इस समय। अब 6 बज चुके थे और अंधेरा होने लगा था। ग्रीन ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। हम इसी से काम चला लेंगे, उसने कहा। झाओ ने अपने मरे हुए प्राणी की गति धीमी कर दी, फिर उसे वापस अंतरिक्ष में भेज दिया। इसके बाद तीनों जमीन पर गिर पड़े और वहीं बेसुध पड़े रहे। अगले आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। वे चुपचाप झाड़ियों के बीच लेटे रहे, यथासंभव स्थिर रहने की कोशिश करते रहे। सौभाग्य से दिन के इस समय ठंड नहीं थी, लेकिन लंबे समय तक जमीन पर लेटे रहना वाकई असहनीय था। 1 घंटा बीत जाने के बाद आखिरकार कुछ हलचल हुई। ग्रीन को उनकी ओर आते हुए कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। हालांकि झाओ की सुनने की क्षमता ग्रीन जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह अपने स्पेस फार्म से स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकता था। स्क्रीन उसकी आंखों के सामने प्रोजेक्ट की गई थी। भले ही वह स्पेस से बाहर था, फिर भी वह इसका इस्तेमाल अपने आसपास की निगरानी के लिए कर सकता था। और जब से वह छठे स्तर पर पहुंचा